लोग प्यार से मुझे पीपल बाबा बोलते हैं। पेड़ वोट नहीं देते, पौधे वोट नहीं देते। पावर में रहने के लिए पर्यावरण की जरूरत नहीं है हमें। Can we get rid of these dump yards? भाई आपके पास दो ही सोल्यूशन है, बैन इट और बर्न इट। अरे काहे की डेवलपमेंट? आप अपना हवा पानी नहीं ठीक कर पा रहे हो और बात करते हो डेवलपमेंट की। देश में ये नैरेटिव चल रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में है। नहीं, वाकई खतरे में है। एक मिसकंसेप्शन जो लोगों के दिमाग में ओशो के बारे में है आज। उन्होंने जो बात कही वो सनातन बात कही। 4 चीजें सनातन है: हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे। अच्छा, ये सनातन है। हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका एक्सप्रेस कैफे पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। एकदम नया एपिसोड है, एकदम नए तरह के गेस्ट हैं। इनका नाम है पीपल बाबा। लोग प्यार से पीपल बाबा बोलते हैं इनके काम के लिए। मगर जब इनकी लाइफ पर मेरी नज़र पड़ी तो मुझे लगा कि इनकी लाइफ की जो ट्रेजेक्टरी है वो भी एक पीपल के पेड़ की तरह है, जो बहुत सारे आइडियाज़ को इनवाइट करता है, अपने आसपास बहुत तरह की लाइफ जनरेट करता है जैसे पीपल का पेड़ करता है। और ये पीपल बाबा जो हैं वो 11 साल की उम्र से लेकर अभी 60 के होने वाले हैं कुछ ही दिनों में, यहाँ तक अपनी जीवन में, अपने लाइफ स्पैन में 2 करोड़ से भी ज़्यादा पेड़ लगा चुके हैं। एक ही मिशन के लिए काम करते हैं कि इस पूरे प्लेनेट में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हों, ज़्यादा से ज़्यादा जंगल हों, क्योंकि इनका मानना है कि पेड़ होंगे तभी हम होंगे। और हमने सोचा कि जब हम लोग, हमारे शहर प्रदूषण से बहुत ज़्यादा बेहाल हैं, छोटे छोटे शहरों में भी प्रदूषण पहुंच चुका है, अलग अलग हम लोग एनवायरमेंटल क्राइसिस से जूझ रहे हैं, चाहे पहाड़ हो चाहे मैदान हो, तो क्यों ना इनसे बात की जाए, इनसे समझा जाए इनका एक्सपीरियंस। इन्होंने प्रकृति को इतने नज़दीक से देखा है और अभी भी इस पे काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए और यहाँ पे आने के लिए। और थैंक यू। जो लोग, जो दर्शक अभी तक आपको नहीं जानते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आप अपने काम के बारे में बताइए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ठीक है। लोग प्यार से मुझे पीपल बाबा बोलते हैं। वैसे मेरा लीगली मेरा जो नाम है पासपोर्ट पे, आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे, वो स्वामी प्रेम परिवर्तन है। और मैं 11 साल की उम्र से आई एम अ हैप्पी गार्डनर। मैंने गार्डनिंग स्टार्ट करी। नानी और हमारी जो टीचर थी, उनके क्लास टीचर थी, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया हमको करने के लिए। तो कुछ इकोसिस्टम मेरा ऐसा रहा बचपन का। फादर फौजी थे, फौज से रिटायर हुए, तो बड़ा अच्छा मेरे को एक इकोसिस्टम मिला जहाँ पर गार्डनिंग, पेड़ पौधे, बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज, मिट्टी, पहाड़, नदियाँ, इन चीज़ों में घिरे रहे। फादर की पोस्टिंग भी ऐसी जगह हुई: देहरादून, डलहौजी, धर्मशाला, पूना, जालंधर, पटना, बिहार, नॉर्थ ईस्ट, दीमापुर, नागालैंड। तो हम लोगों ने पूरा हिंदुस्तान देखा इसी बहाने। सो बस कुछ इस तरह होता रहा। लेकिन हाँ, लोग सोचते हैं कि मैं केवल पीपल के पेड़ लगाता हूँ। यस, मैं मानता हूँ कि पहले जो मेरे 20 साल थे ज़िंदगी के, उसमें मैंने मुख्यतः पीपल, नीम, जामुन, शीशम, करंज पापड़ी, ये इस तरह के जो कॉमन ट्रीज ऑफ इंडिया हैं वो लगाता था। हाईवेज पे, स्टेट हाईवेज पे, कैंटोनमेंट्स में। आउट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 63 कैंटोनमेंट्स इन इंडिया, 29 कैंटोनमेंट्स में हमने काम किया है। क्योंकि फादर फौज में थे, ब्रिगेडियर रिटायर हुए, तो उनके कॉन्टैक्ट्स थे। उनके कॉन्टैक्ट्स तो नहीं, उनका गुडविल था। क्योंकि हम जाते थे, वो कहते अच्छा चलो फौजी का बच्चा है। अच्छा। तो एक ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर को देने के बजाय वो कहते थे अरे इस बच्चे से ही लगवा लो पेड़, है ना। और हम किसी से पैसे तो मांगते नहीं थे, तो लोगों को बड़ा आसान लगता था। तो सरकारी ज़मीनों पे, कम्युनिटी सेंटर्स में, फिर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी कैंपस में हम लगाते चले गए। कोई ऐसा नहीं था, ध्येय नहीं था कि नहीं, जैसे बहुत लोग समझते हैं कि मैं मिशन उस पर निकला था। ऐसा कुछ भी नहीं था। मज़ा आता था, इसलिए काम करते थे। साइकिलों पे घूमने का मौका मिलता था, होमवर्क से दूर घूमने का। ये स्कूल टाइम की बात बता रहे हैं आप? जी, तो 11 साल की उम्र से जब काम करना शुरू किया, क्योंकि कुछ चीज़ अच्छी लगती है दिल को, तो उसको करने में भी मज़ा आता है। कभी ये नहीं सोचा था कि अगले साल भी ये कर रहे होंगे, कभी नहीं सोचा, है ना। और बाउम्र करेंगे ये तो कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन एक हॉबी होती है, जैसे छोटे बच्चे की एक हॉबी होती है, तो लगाते चले गए। पहले पीपल से शुरू किया, पिलखन से, पिलखन हुआ, गुलर हुआ, बड़ हुआ, शीशम हुआ, जामुन, फ्रूट ट्रीज में जामुन बहुत लगाया।
तो सीखते चले गए। प्रकृति ने सिखाया, सड़कों ने सिखाया, मिट्टी ने सिखाया, अलग अलग टोपोग्राफी, अलग अलग सॉइल जो टेक्सचर होते हैं वो आपको सिखाते हैं। किस मौसम में क्या चीज़ लगेगी, क्या चीज़ चलेगी, क्या चीज़ नहीं चलेगी, वो सिखाया। हाइड्रोलॉजी कैसी होनी चाहिए, इरिगेशन कैसे होनी चाहिए, कैसे पेस्ट से बचाना है, कैसे गाय भैंस भेड़ बकरी इंसानों से कैसे पौधे को बचाना, वो भी सीखा। तो मतलब बहुत बड़ी ज़िंदगी है, तो इसको संक्षिप्त में अब आपने पूछ लिया तो मैं उसमें बता रहा हूँ। लेकिन जो मुख्यतः हमारा काम रहा, हम गिव मी ट्रीज करके एक इको क्लब, वो भी मैं उसका क्रेडिट नहीं लेता। मेरी एक टीचर थी मिस विलियम्स, जो हमारी चौथी पाँचवीं छठी सातवीं कक्षा की क्लास टीचर थी। अच्छा। तो ये उन्होंने स्कूल में जैसे बनाते हैं, विद्यालयों में बनता है, सरकारी स्कूलों में इको क्लब्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल में इको क्लब होते हैं, लेकिन जब उन्होंने गिव मी ट्रीज का इको क्लब बनाया तो लेकिन उसका कोई किसी और ने उस चीज़ को उतना ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं। ना प्रिंसिपल ने लिया, ना हेडमिस्ट्रेस ने लिया, टीचर्स बाकी इतना इंटरेस्टेड नहीं थी जैसे मिस विलियम्स थी। स्कूल में हमारी क्लास में बच्चों ने भी ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन मुझे बड़ी वो चीज़ पसंद आई क्योंकि मैं खुद ही खुरपी लेके घूमता रहता था। तो मैंने मिस विलियम्स की याद में हमेशा उसी नाम से ही काम किया। अच्छा। मैंने कभी अपना नाम आज भी आपके ट्रस्ट का नाम गिव मी ट्रीज जी ट्रस्ट है। तो 2011 में जब हमने इसको रजिस्टर कराने का मतलब आफ्टर 36 इयर्स ऑफ वर्किंग, 3.5 डेकेड्स निकल गए काम करते करते, तो जब हमने इसको फाइनली डिसाइड किया कि चलो इसको रजिस्टर ही करा लेते हैं, तब रजिस्ट्रार साहब ने कहा कि भैया ये तो नाम ही बड़ा यूनिक है गिव मी ट्रीज, आपको वो नहीं तो ना 3 नाम मांगते हैं वो कि आप 3 नाम दीजिए, उसमें से हम एक वो कहते इसी के आगे ट्रस्ट लगा दो, इसी को रजिस्टर कर देते हैं। अच्छा। तो तुमने 3.5 डेकेड्स काम किया इस नाम के साथ, तो बेटा इसी के ऊपर ट्रस्ट लगा देते हैं। तो उन्होंने करके फटाफट हमारे तो 10 मिनट में रजिस्ट्रेशन हो गया, सारे पेपर वर्क हो गया बहुत। तो अब गिव मी ट्रीज ट्रस्ट जो है ये एक कम्युनिटी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट लोग है। जुड़े हुए? देखिए अगर लूजली देखा जाए तो 4 लाख लोग हैं। अच्छा। अक्रॉस इंडिया? अक्रॉस इंडिया 22 स्टेट्स समझ लीजिए, 21 स्टेट समझ लीजिए, बाकी फिर यूनियन टेरिटरी भी आ जाती हैं। 21 स्टेट्स टू बी एग्जैक्ट एंड 226 डिस्ट्रिक्ट्स में। अच्छा। हाँ, जिसमें से 212 डिस्ट्रिक्ट्स में जो हमने काम किया है वो तो वेरीफाइड है, ऑडिटेड है, बाकी नए नए जिले हमें मिलते रहते हैं, हमने काम शुरू किया है। कोविड के टाइम पे भी हमने कई डिस्ट्रिक्ट्स ऐड करी हैं, काम शुरू किया है। हमारा जो मेन काम है सर वो है सिर्फ एकमात्र पेड़ लगाना नहीं है, एक्चुअल हमारा काम जो है हैबिटेट क्रिएट करना है। अच्छा। हमारा काम है कि अगर आपको एक जमीन का टुकड़ा मिला है, 5 एकड़ मिला है, 2 एकड़ मिला, 1 एकड़ मिला, 100 एकड़ मिला, हमारे पास जो लैंड पार्सल्स होते हैं वो 1 एकड़ से लेके 1000-2000 एकड़ तक के होते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन इज अ राइट वर्ड। अच्छा। लोग कहते हैं ट्री प्लांटर, कहते ट्री प्लांटर नहीं है, हम इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन पे काम करते हैं, हम हैबिटेट पे काम करते हैं, जिसमें 20% उसमें फ्रूटिंग ट्रीज लगाएंगे, 20% कैनोपी लगाते हैं, 20% हर्बल गार्डन्स बनाते हैं, उसमें बटरफ्लाई गार्डन्स बनाते हैं, वो पॉलिनेटर्स के लिए भी अच्छी जगह होनी चाहिए, गाय भैंस बकरी के लिए आगे चल के चारा उसमें से निकले, पत्ते निकले, घास के ऊपर काम करते हैं, फ्लावर बेड्स पे काम करते हैं, तालाब पे काम करते हैं, क्योंकि पानी अगर नहीं है, जल है तो जीवन है ना। जीवन मतलब अगर आपको पेड़ पौधे भी लगाने हैं तो उसके लिए भी तो जल चाहिए, उसका भी जल संरक्षण होना चाहिए। तो बहुत सारे हम वाटर वर्क्स करते हैं, बहुत सारे वाटर टैंक्स बनाते हैं। अगर आपका पानी है तो फिर वहाँ पर इंसेक्ट्स भी आते हैं, इंसेक्ट्स के पीछे बर्ड्स भी आती हैं, बर्ड्स को क्वेंच करने के लिए पानी भी चाहिए, स्मॉल मैमल्स भी आते हैं, स्मॉल मैमल्स के चक्कर में फिर 4 लेगेड मैमल्स भी आपके, फिर सियार भी आएगा, फिर आपका फॉक्स भी आएगी, आपका जैकॉल भी आएगा आपका, तो सारा वो इकोसिस्टम अपने आप एस्टेब्लिश हो जाए। सो वी आर इनटू इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन वर्क फॉर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, ये हमारा मेन काम है। शहरी वन फिर इसीलिए बनाने हमने शुरू किए। अभी तक हम लोग 272 शहरी वन बना चुके हैं। अच्छा। जिसमें दिल्ली एनसीआर में हमारे काफ़ी बने हैं, 100 तो हमारे दिल्ली एनसीआर में बने हैं। हम लोग ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सोशल मीडिया पे उछालते नहीं हैं। अच्छा। लेकिन मेरा
मानना है कि बहुत ज़्यादा ना अपने काम के बारे में बताओ नज़र लगती है। अच्छा मुझे ऐसा लगता है अच्छा है ना? तो हम जो भी बताते हैं मेरे ख्याल से मुश्किल से हमें 1% ही बताते हैं। अच्छा। तो मुझे तो एक ऐसे परफेक्ट इकोलॉजिकल जो आपका रिस्टोरेशन का काम है, जो एक परफेक्ट मॉडल हो, उसके बारे में बताइए। आपने कैसे काम स्टार्ट किया एंड उसके फेज मैनर में आपने उसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया? देखिए, अगर आपको बहुत अच्छे मॉडल्स देखने हैं, आप पुणे आइए। पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे 12-13 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बहुत ही प्यारे, अच्छा जहाँ पर आप सोचिए 2 साल के अंदर अंदर हम्म, हमारे पास इतनी सारी बर्ड स्पीशीज़, बटरफ्लाई स्पीशीज़, मैमल स्पीशीज़, वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ आ गई हैं। लेकिन हम क्योंकि नोएडा में बैठे हैं, दिल्ली एनसीआर में बैठे हैं, तो सबसे करीबी जो है वो है हरित उपवन सोरखा। अच्छा हाँ, ये हमारे को एचसीएल फाउंडेशन ने थोड़ी हेल्प करी थी, अच्छा मतलब अभी भी हेल्प करते हैं, बहुत अच्छा अनकंडीशनल हेल्प किया। और हम क्योंकि ये पहला एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो नोएडा एक डेवलपिंग सिटी के बीचों बीच सेक्टर 115 में 15 एकड़ की ज़मीन पे, आप लोगों ने बहुत सुना नहीं होगा इस चीज़ के बारे में, लेकिन इट इज़, आई विल नॉट कॉल इट अ परफेक्ट मॉडल, बट इट्स अ ब्यूटीफुल मॉडल। क्यों? क्योंकि उसका चैलेंज क्या था? एक तो वो लैंडफिल था, वहाँ प्लास्टिक की लेयर्स एंड लेयर्स हैं, अच्छा ठीक है, पॉलीथीन, वन टाइम यूज प्लास्टिक। सेकंड क्या था, जब नोएडा की खुदाई चल रही थी मेट्रो की, अच्छा मेट्रो लाइंस जो भी इस्टेब्लिश हुई, वहाँ का जितना कंक्रीट डेब्री था, सरिया था, वो सारा उसी लैंड पे फेंका जा रहा था। अच्छा ठीक है, फिर उसमें अराउंड 20-30% पे एनक्रोचमेंट भी थी, अच्छा तो डीएम साहब ने वो भी हटवाई। अच्छा और ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा हेल्प किया, सरकार ने किया, यूपी सरकार ने किया, नोएडा अथॉरिटी ने किया, और हमारे जो इम्प्लीमेंटेशन, जो हमारे सपोर्टिंग पार्टनर थे एचसीएल फाउंडेशन, उन्होंने बहुत अच्छी लाइसेंसिंग करवाई हमारी सरकार के साथ, बहुत सपोर्ट किया। और सबसे बड़ी बात, लोगों का पीपल पार्टिसिपेशन, नोएडा के सिटीजन्स ने वहाँ आकर जिस तरह से, क्योंकि उस ज़मीन के साथ आप लड़ाई नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते। वो इतनी गजब की ज़मीन है, और हिंडन का वो कैचमेंट एरिया था, हिंडन का डूब क्षेत्र जिसको बोलते हैं। तो उसका हमने एक सोल्यूशन निकाला कि हम जो एग्जिस्टिंग ज़मीन है उसके साथ लड़ाई ना करके हम इसके ऊपर लेयरिंग करेंगे। अच्छा तो हमने गांव, सोरखा गांव का जितना भी, जैसे जो गौशाला का जो गोबर था, सड़ा हुआ गोबर था, वो सारी लेयरिंग की, 15 एकर्स ऑफ लैंड, अच्छा उसके ऊपर कंपोस्ट डाली, उसके ऊपर वर्मी कंपोस्ट डाली, अभी तक हम लोग उसको डालते हैं। फिर उसके ऊपर पत्तों की लेयर डाली, मल्च डाला, उसके अंदर किचन वेस्ट। फिर बीच में कोविड आया था, तो उस ज़माने में, उस टाइम पर भी बहुत सारी सोसाइटीज़ हमारी नोएडा की, उन लोगों ने किचन वेस्ट ला के वहाँ पर डाला, तो लेयरिंग हुई, डिकम्पोजिंग हुई, और वो पूरी सॉइल की लेयर बनी, उसके अंदर सीडिंग हुई, उसके अंदर प्लांट्स लगे। आप जाकर देख लीजिए, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल अर्बन फॉरेस्ट मॉडल्स। इसको नमामि गंगे के जो स्टाफ हैं, डायरेक्टर जनरल साहब हैं, वो आके देख चुके हैं, मंगोलिया कमीशन, यूनाइटेड स्टेट्स फॉरेस्ट सर्विसेज आ चुकी हैं, दुनिया भर के इंटरनेशनल बॉडीज़ आके यहाँ वीडियो बनाते हैं, इसको केस स्टडी देखते हैं। तो ये तो सिर्फ एक है, ये सिर्फ एक है ना? क्योंकि आपने पूछा तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इस तरह से हमारे पास बहुत हैं। अगर आप मोमनाथन गांव देख लो, सेक्टर 150 अभी बहुत न्यूज़ में था, वो एक बच्चे की डेथ हो गई, बिल्कुल उसके बगल में ही हमारी एक 40 एकर्स की साइट है, अच्छा वहाँ पर भी एक सिटी फॉरेस्ट और बर्ड हैबिटेट सेंटर बना है, वो उससे बस थोड़े ही मीटर दूर है। अच्छा फिर इसी तरह से हमारा मेरठ में है, पूरा मेरठ कैंटोनमेंट हम लोग कर रहे हैं, छोटे छोटे अर्बन फॉरेस्ट बना रहे हैं वहाँ पर। सो जब मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, लोग सोचते हैं पीपल बाबा सिर्फ पीपल लगाते हैं, हाँ ऐसा नहीं। वही, आपके काम तो के दायरे बहुत बड़े हैं, जी जी इसलिए सवाल भी बहुत सारे हैं आपके जी क्योंकि हमारी क्यूरियोसिटी है, और जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं उनके दिमाग में भी क्यूरियोसिटी होगी। हर शहर में एक डंपिंग ग्राउंड है, जी कूड़े के पहाड़ हैं, दिल्ली एनसीआर में हो। अब तो ये ऐसा आलम है सर कि बड़े शहरों से छोटे शहरों की तरफ ट्रक जा रहे हैं, और जो लोकल्स हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैंने सुना कि मेरठ के लोग, मुजफ्फरनगर के लोग, आसपास के लोग दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट, कि हमारे छोटे शहरों में क्यों कूड़ा भेजा जा रहा है। क्या सोल्यूशन है इन डंपिंग ग्राउंड्स का? जैसे एक एग्जांपल आपने बताया कि एक साइट को आपने ऐसे डेवलप किया, क्या कभी हम लोग कैन वी गेट रिड ऑफ दीज डंप यार्ड्स?
देखिए, डंपिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो प्लास्टिक की होती है ना। लेट्स इसको ब्रेक डाउन करते हैं बुलेट पॉइंट्स में। बिल्कुल। पहाड़ को पहाड़ की तरह नहीं देखना चाहिए, मतलब कूड़े के पहाड़ को, उसको ब्रेक डाउन करना चाहिए अच्छा। माइक्रो लेवल पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वन टाइम यूज प्लास्टिक की। भाई आपके पास दो ही सोल्यूशन है, बैन इट और बर्न इट। मैं तो बैन पे जाऊंगा। जो यूजफुल प्लास्टिक है उसको खूब प्रोड्यूस कीजिए। माशाल्लाह, आप अपनी कुर्सियां बनाइए, आप इंडस्ट्रियल यूज कीजिए, आपको बर्तन बनाने हैं, आपको टेबल्स बनाने हैं, आपको फर्नीचर बनाना अब तो है, सड़कें भी बन रही हैं। इंडस्ट्रियल यूज के लिए कीजिए। लेकिन एक कंज्यूमरिस्ट बिहेवियर के लिए आप जो छोटी छोटी चीजों को पैकेजिंग में, चाहे वो मूंगफली हो, मूंग दाल हो, चाहे ये है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बात कह रहा हूँ, चाहे वो खैनी हो, तंबाकू हो, जो है, ये है जो डैमेजिंग है ना। तो जो लोग सिर्फ प्लास्टिक को गाली निकालते हैं, मैं उसके सहमत नहीं हूँ। प्लास्टिक इज अ ब्यूटीफुल इंडस्ट्रियल इन्वेंशन, जबकि उसका बहुत रेगुलेटेड यूज होना चाहिए, क्योंकि यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएटेड, नेचर हैज नॉट क्रिएटेड इट, है ना। नेचर जो चीज क्रिएट करती है वो अपने आप उसको डिकम्पोज कर देती है, उसको खत्म कर देती है, डस्ट अनटू डस्ट। लेकिन ये पॉलीमर्स हैं, ये केमिकल कंपाउंड हम इंसानों ने क्रिएट किया है। इट इज इंडिस्ट्रक्टेबल। आप उसको पानी में भी डाल देंगे, समुद्र में भी डाल देंगे, जमीन में भी डाल देंगे, लीचिंग हो जाएगी, माइक्रो प्लास्टिक्स क्रिएट हो जाएंगे, वो आपके सिस्टम से बाहर नहीं जाएगा। तो क्या 100% डिलीट हो सकता है? लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट इट। नहीं हो सकता। उसको मिनिमाइज करने के लिए सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, सिविल सोसाइटी प्रेशर डाले उस चीज के ऊपर। सिविल सोसाइटी तो बेचारी करती है, लेकिन क्या होता है, हमने प्लास्टिक्स को भी, जो मेरी समझ में, क्योंकि मेरे ही पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं इस वक्त ब्यूरोक्रेसी में हैं, अच्छे अच्छे ओहदों पे हैं, एवरीथिंग इज बीइंग लिंक्ड टू जीडीपी, एवरीथिंग इज लिंक्ड टू collections, tax collections, everything is linked to progress, everything is linked to development. भाई वन टाइम यूज प्लास्टिक को आप कैसे कर सकते हैं? आप पॉइजन के ऊपर, टॉक्सिसिटी के ऊपर आप इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे कर सकते हो? चाहे वो आप जो केमिकल डाल रहे हो, मिट्टी के अंदर भी डाल रहे हैं, वो भी उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हमने जहर डाल के गेहूं का दाना बड़ा कर दिया, है ना, और फिर कहते हैं हम उसको खा के फिर आप जाके हॉस्पिटल में बैठ जाते हो। तो ये कहाँ का, ये लॉजिकल, ये मेरे को गणित समझ नहीं आता कभी। एनीवे, तो जो आपका प्रश्न है कि इसका जो मुझे जो सोल्यूशन लगता है, पहली बात तो गवर्नमेंट विल हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल बैन वन टाइम यूज प्लास्टिक के, मगर और ये बहुत सारे देशों ने किया है। हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत लगती है आपको? हाँ, इम्प्लीमेंटेशन, नेशनल कॉल दिया, पॉलिसी सब कुछ है, लॉज सब कुछ है, सब हो गए हैं, ये तो कई सालों से लॉज हैं, अभी भी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, पॉलीथीन हर जगह दिखती है। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इसीलिए कभी कोई कुछ कहता है तो एज ऑन डेट मुझे ऐसा नहीं लगता, कहीं भी इंटेंशन नजर नहीं आती, कहीं ऐसा मुझे पॉलिटिकल सिस्टम में कोई इंटेंशन नजर नहीं आती, ब्यूरोक्रेसी में नजर नहीं आती कि हम वन टाइम यूज प्लास्टिक को रेगुलेट भी करें। मैं एनहाइलेशन, डिलीशन, एक्सटर्मिनेशन में कोई बात ही नहीं कर रहा, वो तो बहुत दूर की बात है। रेगुलेट भी नहीं, आप रेगुलेट भी नहीं कर रहे हो, है ना। नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा किया, हिमाचल में सरकारों ने कोशिश की, लेकिन अभी भी क्या होता है, फिर वो क्या होता है, 15 दिन का पखवाड़ा एक होता है कि नो प्लास्टिक वीक हो गया, जैसे हम लोग ट्रैफिक वीक, है ना, लेकिन वो क्या पखवाड़ों में, इवेंट्स में हो जाता है, लेकिन 365 दिन जो चीज नहीं हो सकती वो नहीं है। और लोगों के भी मैनरिज्म का हिस्सा बने, वो आदत, मैनरिज्म्स कम फ्रॉम अथॉरिटी। हाँ बिल्कुल, है ना। आप यहाँ थूक सकते हैं, सिंगापुर में नहीं थूक सकते, आप कनाडा में जाके थूक नहीं सकते, आप लंदन के स्ट्रीट में जाके थूक नहीं सकते। थूक सकते हैं मतलब वो पानी की जगह पे थूक सकते, आप नहीं कर सकते हो ना। उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अथॉरिटी है, सो वो बहुत जरूरी है। ये जो सिविक सेंस हम करते रहते हैं, सिविक सेंस कम्स आउट ऑफ अथॉरिटी। आप अथॉरिटी है, उसको मालूम है कि आई विल बी पेनलाइज फॉर दैट, वो नहीं करेगा उस चीज को। तो ये एल्गोरिदम जो है, ये इक्वेशन समझनी जरूरी है। हम क्या है, हम सिनर की तरह
हम गिल्ट में एक रहते हैं। एक तो हमारे को गिल्ट है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत है, दूसरी हमारी गिल्ट है कि हमारी सिविक सेंस नहीं है। भाई ये दोनों चीज़ें प्रॉब्लम जो है ये सरकारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर गवर्नेंस इशू नहीं है वो, भाई अगर हमारी जो भी पॉपुलेशन है, मैं उस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहता, चाइना हमसे भी ज़्यादा पॉपुलेशन के साथ पिछले 40 साल में, पिछले 20 साल में हमसे कहीं 100 गुना आगे ज़्यादा निकल गया। उसके पास भी तो पॉपुलेशन थी, वो भी तो कह सकता था हम क्या करें जी, पॉपुलेशन बहुत है, हमारे यहाँ तो सिविक सेंस नहीं है। उनकी तो हमारे से भी बदतर सिविक सेंस थी। उन्होंने किया, उन्होंने डंडा चलाया, अथॉरिटी, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, इसी चीज़ के लिए तो आप सरकार को चुनते हो। एग्जैक्टली, दैट इज एग्जैक्टली। अगर नहीं है, अगर ये चीजें होनी ही नहीं है तो फिर सरकार की जरूरत है ना। exactly. तो सिविक सेंस कम्स आउट ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, आपने चाइना का एग्जांपल दिया। चाइना का एक शहर है बीजिंग जी, पॉल्यूशन से बहुत परेशान था, बिल्कुल ठीक। और आज देखते हैं कि वहाँ पे बहुत तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया सरकार ने ही, उसी रेगुलेशन भी किया और उसको स्ट्रिक्टली वो भी किया। क्या ये चीज़ दिल्ली जैसे जो शहर हैं या और जो इंडिया के शहर हैं जो बहुत पॉल्यूटेड हैं, या टॉप 10 अगर लिस्ट देखते हैं हम लोग मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ की, जो इंडिया में की कई सिटीज़ आ जाती हैं, क्या वो मॉडल यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? और दिक्कतें कहाँ पे हैं, कैसे किया जाए? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल किया जा सकता है। पॉलिटिकल इंटेंशन की बात है। पॉलिटिकल इंटेंशन इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, बस सीधी सी बात। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी की, अगर आप 4-5 चीज़ें गिना सकें सबसे पहले ने किया जो हमें करने की जरूरत? ओके, बहुत अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। बीजिंग ने सबसे पहले अपनी सारी एनक्रोचमेंट्स हटाई। एनक्रोचमेंट, दिल्ली को एनक्रोचमेंट्स हटानी पड़ेंगी। अच्छा, आपको अपनी सड़कें साफ करनी होंगी। सड़कें साफ करना का मतलब सड़कों के ऊपर जो बिजनेसेस चल रहे हैं, छोले भटूरे वाले भी बैठे हैं, आपके कुलचे छोले वाले बैठे हैं, आपके तंबाकू वाले बैठे हैं, आपका पनवाड़ी बैठा है, आपकी पार्किंग हो रही है, आपकी चार्टर्ड बसेस जो हैं 10,000 16,000 बसेस, तो मैं एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, वो मेन रोड्स के ऊपर पार्क्ड होती हैं शाम को, है ना। फिर उसके बाद बिकॉज जो एनक्रोच्ड रोड्स हैं, एनक्रोच्ड आपके साइकिल ट्रैक्स हैं, एनक्रोच्ड फुटपाथ्स हैं, एनक्रोच्ड पेडेस्ट्रियन वेज हैं, दे क्रिएट अ क्लॉग, दे स्लो डाउन द ट्रैफिक, है ना। जब स्लो डाउन होगा ट्रैफिक तो क्या होगा, आपका जो 4x जाता है फ्यूल, भाई है ना, धुआं भी तो 4x जाएगा। अगर फ्यूल कंजम्पशन 4x जा रही है, 10x जाती है फेस्टिवल्स पे, कभी कभी 20x चल जाती है, तो आपका 20x फिर धुआं भी तो जाएगा, बिल्कुल, है ना। फिर उसके बाद डस्ट, है ना। अभी तो अरावली जी जो हैं वो पकड़ के बैठे हैं आपके थार डेजर्ट को। अब माशाल्लाह हमने सुना है कि जरा अरावली जी की भी कटिंग होगी, थोड़ी सी उनकी भी प्रूनिंग की जाएगी, उनका भी हेयर कट होगा। तो जब अरावली जी नहीं रहेंगी तो फिर पूरा थार डेजर्ट जो है आपके दिल्ली के, फिर पीतमपुरा, रोहिणी, लुटेंस, दिल्ली, राष्ट्रपति भवन में, पार्लियामेंट में आके बैठेगा वहाँ पर। फिर आपका जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड तो यहाँ से सिर्फ 4 आवर्स ड्राइव है, बिल्कुल 200 किलोमीटर पे आपका बॉर्डर शुरू हो जाता है, हरिद्वार आ जाता है। तो वो रेत जो है वो रुकेगी थोड़ी ना, वो रेत तो पूरी जाएगी। तो आपकी जो अभी वैसे ही शायद आज थोड़ी बहुत बर्फ पड़ी है, लेकिन अभी तक तो बर्फ तक नहीं पड़ी थी। वी आर इन मिड जनवरी, ठीक है। गढ़वाल हिमालयस में कभी आज तक नहीं हुआ कि बर्फ ना पड़ी हो। और अब रेत भी आ जाएगी। जो सैंड ग्रेन्स होते हैं वो जिस सरफेस के ऊपर, वो तो उसको मेल्ट कर देंगे, तो वो गर्मी को ट्रैप करते हैं। तो आपकी जो थोड़े बहुत ग्लेशियर्स के जो अंश बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, है ना। सो अब आपने कहा सोल्यूशन पे, मैं थोड़ा सा बह गया था अरावली की तरफ। मैं वापस आता हूँ। बीजिंग ने की, हमें करने की जरूरत। एक आपने बताया कि एक एनक्रोचमेंट्स के ऊपर, दूसरा ट्रैफिक मैनेजमेंट, अच्छा, ठीक है। तीसरा, यू विल हैव टू मूव आउट इंडस्ट्रीज जो हैं आपकी फैक्ट्रीज हैं, वो वाली फैक्ट्री जहां से धुआं है ना। और जो देखो, पोल्यूशन केवल धुएं की पोल्यूशन नहीं होती, आपकी डस्ट पोल्यूशन, आपका जो केमिकल पोल्यूशन, आपकी जो डाई इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री है। मैं खुद ऐसी फैक्ट्रीज में कितनी बार मैं गया हूँ, हमारे दोस्तों की है, फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ माई आई कैन सी रिवर्स बोरिंग हो रही है। दिल्ली में 50% फैक्ट्रीज अपना पानी और अपना जो पूरा टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो बाहर नहीं कहीं फेंकती, क्योंकि जैसे थोड़ा बहुत हुआ,
पखवाड़ा आया, इवेंट्स हुए कि ना भाई नहीं, यमुना जी में नहीं फेंकना, नाले में नहीं फेंकना, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने फैक्ट्री के अंदर ही बोरिंग करवा दी। अच्छा। तो सारी की सारी उसी के अंदर डाल दी, तो आपका ग्राउंड वाटर जा रहा है। ग्राउंड वाटर की CAG की रिपोर्ट है, आप दिखा सकते हो अपने पॉडकास्ट में पूरी, अभी 3 दिन पहले तो CAG की रिपोर्ट आई है, आप पूरी दिखाइए उसको, देखो क्या। तो पोल्यूशन नीचे से भी है, आपकी मिट्टी ठीक नहीं है, आपका हवा ठीक नहीं है, आपका पानी ठीक नहीं है। ओके, सो बीजिंग ने जो किया, उन्होंने नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स पोल्यूशन अडॉप्ट किया। उन्होंने भी पहले इनिशियली टावर्स लगाए, ठीक है, जो एक बार एक्सपेरिमेंट, यहाँ स्मोक टावर उन्होंने लगवाया, बट दे विद इन 4 months दे रियलाइज्ड दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, नहीं हो सकता। अल्टीमेटली नेचर बेस्ड सोल्यूशन ही चाहिए, कितनी सस्टेनेबल, हाँ। सस्टेनेबल चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो उन्होंने ग्रीनिंग स्टार्ट की, उन्होंने 1 साल के अंदर अंदर 1 साल के अंदर करोड़ों करोड़ों प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स, मीडियम प्लांट्स, कैनोपी ट्रीज, आप बीजिंग जाके देखिए, मजा आ जाता है वहां पे। अच्छा। खैर मैं बीजिंग नहीं गया हूँ, मैं सिंगापुर गया हूँ, बाकी यूरोपियन कंट्रीज पहले, लेकिन हम मॉडल के स्टडीज पढ़ते रहते हैं, यूट्यूब पे देखते रहते हैं, मैप्स देखते हैं, तो इतना आनंद आता है उस शहर को देख के। तो उन्होंने बैल्कनीज में क्या, रूफटॉप्स में क्या, गवर्नमेंट ऑफिसेज में क्या, आपके जो ट्रेड फेयर्स होते हैं वहाँ पे, जो भी आपके बिजनेस कॉम्प्लेक्सेस हैं, दे मेड श्योर कि 1 इंच लैंड भी वेस्ट नहीं होगा, आप उस पे हरियाली डालेंगे, उसमें हरी छतरी डालेंगे, उसमें ग्रीनरी करेंगे, उनके पार्क्स देखिए, उनके गार्डन्स देखिए। किसने किया? बाहर से तो आके किसी ने किया नहीं, है ना। दुबई सिंगापुर में तो आप कह भी सकते हैं कि इंडियन इंजीनियर्स ने सिंगापुर को बनाया, इंडियन इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स ने ही दुबई को बनाया, कह सकते हैं। बीजिंग में तो नहीं है, उन्होंने तो अपनी देसी लोगों से, गांव से लोगों को लेकर आए और उन्हीं से काम करवाया। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास टेक्निकल नो हाउ है, एंड वी आर मच बेटर देन देम, बिकॉज हमारे पास वो एजुकेशन का वो पूरा टेक्निकल स्किल्स का बेस है, हमारे पास रिसोर्सेस हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, डिपार्टमेंट्स के पास सब बजट्स हैं। इट इज जस्ट एक विजनरी बंदा चाहिए जो इस चीज को कर सके। सो आई थिंक पॉलिटिकल विल इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। लोगों को उतना प्रेशर डालना पड़ेगा सरकारी तंत्र पे, क्योंकि this is a matter of life and death. It is not a question of beautiful city. It is not a question of green city. It is not a question of कि हाँ जी सड़कें चौड़ी हैं, सड़कें छोटी हैं. It is a question of your life and death. क्योंकि आप जो चीज अंदर ले रहे हैं, श्वास के ऊपर ही तो शरीर टिका हुआ है। तो आप दिल्ली का हाल देखिए कि एक, आज तो शुक्र करो थोड़ी बारिश हो गई, लेकिन पत्तों का हाल देखिए, बेचारे 10 मिनट के अंदर उसके अंदर पूरी मिट्टी की लेयर आ जाती है। अगर आप मोटरसाइकिल की सीट भी देखें तो उसके ऊपर पूरी लेयर आ जाती है विद इन 10 मिनट्स। मैं 20 मिनट्स में नहीं कह रहा हूँ, तो वो सारी लंग्स में जा रही है, श्वास तो, हवा तो वही है ना। तो हमें इस चीज को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। और जहां तक आपकी बात है, बीजिंग, यू हैव गिवन अ वेरी गुड एग्जांपल। बीजिंग, अगर बीजिंग कैन डू इट with 2.5 times population, if Tokyo can do it with 8x population of Delhi, टोक्यो की पॉपुलेशन जो है वो दिल्ली NCR के बराबर की है। अच्छा, दिल्ली में जो पॉपुलेशन है ना, तो आप दिल्ली, अच्छा लोग कहते हैं नहीं नहीं उसका साइज बड़ा, अरे सरकार ने उसका साइज बड़ा किया, कोई टोक्यो जो है बड़ा पैदा नहीं हुआ था, है ना। So it is just a matter of governance. अगर टोक्यो can do it, if Beijing can do it, Shanghai can do it, and 40 other cities of China can do it, we can definitely do it. Singapore has done in the last 25 years. Dubai has done it. Why can't Delhi do it? Delhi can do it. जैसे बीजिंग ने किया वैसे दिल्ली को एक और चीज करनी होगी, वाटर बॉडीज, है ना। बीजिंग ने बहुत सारे वाटर टैंक्स क्रिएट किए, क्योंकि जब तक आपके पास, इसको हम बोलते हैं ग्रीन डॉट ब्लू डॉट थ्योरी, मतलब एक तो हरियाली होनी चाहिए, ठीक है, तो जो फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल, स्टोमेटा, जो आपका लीफ है वो एब्जॉर्ब करता है हीट एंड पोल्यूशन। वाटर बॉडीज बहुत जरूरी है। अच्छा, सिर्फ स्प्रे करने से काम नहीं चलेगा। इवन स्प्रेइंग इज गुड,
नो प्रॉब्लम, आप स्प्रे भी कीजिए, अगर आप जिस तरह से सड़कों पे आप स्प्रे करते, लेकिन सर वो क्या होता है 20 मिनट में सूख जाता है ना। लेकिन अगर आप तालाब बनाओगे, हमारे एक टाइम था, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, हमारे दिल्ली में 12,000 तालाब हुआ करते थे दिल्ली के एरिया में, क्षेत्र में, जब पुराने दिल्ली पुराने टेक्स्ट में लिखा हुआ है, हिस्टोरिकल जो टेक्स्ट है। चलो मैं कहता हूँ 3,000 होंगे, लेकिन हमारे तो 300 भी नहीं है जो वेल मेंटेन्ड हो या मेंटेन्ड ही हो। वेल मेंटेन्ड तो बड़ा वाला शब्द हो जाता है, वो बेसिक मेंटेनेंस हो जिसमें। सो गवर्नमेंट विल हैव टू लुक इनटू मैक्सिमाइजिंग ग्रीनरी एंड मैक्सिमाइजिंग वाटर बॉडीज। ये दो चीजों के ऊपर करो। तो एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं। पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एनक्रोचमेंट हटाइए। आप अपने फुटपाथ क्लियर कीजिए सो दैट दिल्ली कैन वॉक। मैं पैदल चलना चाहता हूँ, मुझे बहुत शौक है पैदल चलने का, लेकिन कहाँ चलूं, कहाँ चलूं? मैं जब गांव में हम काम करने जाते हैं तब चलता हूँ, हमारी टांगे तरस जाती हैं चलने के लिए। कहाँ चलें? आप मेट्रो के नीचे तक नहीं चल सकते, नहीं चल सकता। तो आपकी जो मैनेजमेंट है, जो आप वेंडर्स, अच्छा देखो, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, वो इसलिए नहीं हटाए जा रहे क्योंकि वो एक पैरेलल इकोनॉमी है, ठीक है। वहां पे चाहे अथॉरिटीज हैं, चाहे कॉप्स हैं, पुलिस हैं, उनसे 4,000 5,000 रुपए महीना लेते हैं। बिल्कुल। तो खरबों रुपए का, करोड़ तो बहुत छोटा है, खरबों रुपए की इकोनॉमी एक एक शहर से पैरेलली चल रही है। हु विल बिल्ड द कैट? अब उस इकोनॉमी को कैसे आप करोगे ना? बीजिंग ने किया, शंघाई ने किया, सिंगापुर ने किया, उन्होंने उन चीजों को फिक्स किया। दे सेड नथिंग डूइंग। हम नहीं कर पा रहे। हमारा जो पैसों का लालच है, वो आप सोचते हो ठीक है पॉलिसी बन गई, होने दो, हमें क्या है, 28 तारीख होगी, 30 तारीख होगी, मेरे को तो 5,000 रुपए मिल जाएंगे। तो आपका जो वर्कर है, जो 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 सड़क पे काम करता है, जो अथॉरिटीज में है, जो लोअर स्टाफ है, वो तो, बट वो फिर ऊपर भी जाता है। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट, सी इफ यू डोंट डिस्कस ऑनेस्टली व्हाट इज द बीमारी, आप अगर छुपाते रहोगे, अगर मेरी बॉडी में कैंसर है, जब तक मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा नहीं कि हाँ यार है कैंसर, क्या करूं, अब मुझे हेल्प चाहिए, तभी तो वो मुझे हॉस्पिटल लेके जाएंगे। मगर हम लोग देख रहे हैं कि सरकारें एक्नॉलेज ही नहीं कर रही हैं पॉल्यूशन को। वो नहीं करेंगी। हम देख रहे हैं कि एक नंबर, गवर्नमेंट का नंबर आया अभी रिसेंट कि 2024 में 9,000 लोग रेस्पिरेटरी बीमारियों से मरे दिल्ली एनसीआर बहुत में। कम है। आप प्रॉपर्ली गूगल चैट पे जाइए, हाँ। पिछले 3 साल का डेटा निकालिए। 5 एक साल का बता ना 5,36,000 हाँ, 5 लाख हाँ, पल्मोनरी डिस्ट्रेस जिसको बोलते हैं। बिल्कुल। हाँ, सरकारें कह रही हैं कि जो ये AQI है ये भी गलत है, हमारा स्टैंडर्ड कुछ और है। मैं आपको बताऊं, तो जब एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है सरकार के, एक्नॉलेजमेंट कभी होगी भी नहीं, मैं उठता बैठता हूँ, ठीक है, सारी जिंदगी निकल गई इन कामों में, क्योंकि उसका मैं आंसर दे देता हूँ, फिर हम आई रेस्ट माई केस ऑन दैट। जैसे अभी रिसेंटली कहीं बात हुई तो बहुत अच्छे तगड़े पॉलिटिशियन ने एक बड़ी प्यारी बात मुझे बोल दी, उसके बाद तो मेरी बोलती बंद हो गई। उसने कहा देखिए परिवर्तन जी, अरावली वोट नहीं देता, धुआं वोट नहीं देता, पेड़ वोट नहीं देते, पौधे वोट नहीं देते, एनक्रोचमेंट्स हटाएंगे तो वोट कम हो जाएंगे, एनक्रोचमेंट बरकरार रहेंगे तो हमें वोट मिलेगा। पावर में रहने के लिए पर्यावरण की जरूरत नहीं है हमें। बात खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई ना। फिर तो जब आपके प्रायोरिटी में ही नहीं है, एजेंडा में ही नहीं है, आप बात ही नहीं करना चाहते, एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते, उसमें भी पूरी ग्रीन वॉशिंग चलती है, तो किससे बात करो? तो ऐसे में तो फिर ऐसे में मेरा जो मानना है, मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूं क्योंकि मुझे पता नहीं वो वाला प्रश्न कभी आपकी तरफ से आएगा नहीं आएगा, मैं जल्दी से बोल देता हूं। अल्टीमेटली जो है, जो हमारी नानी आज से 50 साल पहले हमें समझाती थी, वो कहती थी बेटा अपना स्वर्ग खुद बनाना पड़ता है, इंडिविजुअल एक्शन इज
ओनली देन। एग्जैक्टली। अब मैं शहर के लेवल पे कोई बात नहीं करना चाहता, सरकार के लेवल पे डिपार्टमेंट्स का मैं कोई बात नहीं करूँगा। ठीक है, वो कर रहे हैं, ठीक ही कर रहे होंगे। भाई हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखाई करके वो लोग ओहदों पे बैठे हैं, आईएएस हैं, जो भी हैं, शायद ठीक ही कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता। मैं मानता हूँ कि हर इंसान को, दिल्ली नहीं, हमारे पूरे हिंदुस्तान को नहीं, मैं तो प्लैनेटवादी हूँ, मैं देश पे बिलीव नहीं करता, मैं तो पूरे प्लैनेट पे, क्योंकि परमात्मा ने तो एक ही गोला बना के भेजा था, प्लैनेट बना के। ये तो हम लोगों ने उंगलियों से ड्रॉ डू, किसी ने 25 साल पहले कोई देश बना लिया, 50 साल देश बना लिया, 75 साल, ये तो हमारी खुरापात है। ये तो प्लैनेट के हर सिटीजन से मैं एक ही अपील करता हूँ, और यही मैं सिखाता हूँ, और यही मेरी पूरी जीवन के काम का सरमाया है। इंडिविजुअल एक्शन इज द ओनली एक्शन दैट इज रिक्वायर्ड राइट नाउ। हो सकता है आने वाले वक्त में चीज़ें बदल जाएं, एल्गोरिदम बदल जाए, सोशल एल्गोरिदम बदल जाए, पॉलिटिकल एल्गोरिदम बदल जाए, आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन, हैप्पीएस्ट पर्सन। अगर मैं भी, लोग पूछते हैं मेरी मोटिवेशन क्या है, मेरी मोटिवेशन ही ये है, जब मैं देखता हूँ कि कोई नहीं कर रहा और इंडिविजुअल एक्शन से ही फर्क पड़ता है, आप कीजिए, आपका दोस्त भी करेगा आपको देख के, आपका परिवार भी थोड़ा बहुत शायद कर ले, ठीक है, नियर एंड डियर वंस करना शुरू करेंगे, आप कोई भी अच्छा काम करेंगे पर्यावरण के लिए। इफ़ यू आर अ काइंड मैन, इफ़ यू आर अ कंपैशनेट पर्सन, इफ़ यू डू समथिंग इन एक्शन, बेबी एक्शन, कम्युनिटी डज गेट इफेक्ट। नेबरहुड करेगा, हो सकता है मोहल्ला करना शुरू करे, थोड़े लोग करें, ना लोग करें, 2% ही करें, कोई बात नहीं। हम भी झकमगाते फिरते हैं, हम लोग हजारों लोगों को बोलते हैं, मुझे भी मालूम है 2 ही लोग होंगे, लेकिन हम उन 2 लोगों को ही ढूंढ रहे हैं, हम उन 2 लोगों को ही। एक टीचर जो है अपनी क्लास में वही 2 बच्चों के लिए पढ़ाता है, वो 98 के लिए नहीं पढ़ाता, उसको पता है ये 2 बच्चे जो है ना, ये कुछ करेंगे अपने देश के लिए, अपने जीवन के लिए। सो आई थिंक इफ इवन हम इंडिविजुअल एक्शन के ऊपर इंटेंसिटी को बढ़ाएं, और लोगों को ये समझ आ जाए कि इसी में मेरा सुकून है, इसी में मेरा सुख है, इसी में मैं हैप्पी फील करूंगा, इसी में मेरी वेलनेस है, मैं सही रहूं, मैं बिल्कुल ठीक करूंगा। जब मैं ठीक करूंगा, मेरा बगल वाला ठीक करेगा, कम्युनिटी ठीक करेगी, एंड हो सकता है कम्युनिटी जब ठीक करती है, और मैंने ये सटल रिएक्शंस देखे हैं, ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, मैंने बहुत सारी सरकारों की पॉलिसीज भी देखी हैं अलग अलग स्टेट्स में, जो इफेक्ट हुई क्योंकि हम ऐसे काम कर रहे थे। अर्बन फॉरेस्ट्री वन ऑफ द फर्स्ट जो प्रोटोटाइप्स थे इंडिया में, वो हमने बनाए थे। ये शब्द ही हम लोगों ने पैदा किया। सोशल मीडिया पे पौधा लगाना ये हमने स्टार्ट किया। अच्छा। हाँ, और ये तो मुझे बहुत लोगों की, बहुत कंट्रीज में मेरे को लोगों ने बताया। अच्छा। कि सर हम 16 साल से आपको फॉलो कर रहे हैं, मतलब लोग आपको अजूबा लगेगा, नेपाल, पाकिस्तान में भी बहुत लोग जो हैं पीपल के पेड़ लगा रहे हैं, बरगद के पेड़ लगा रहे हैं, शीशम के पेड़ लगा रहे हैं। वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं वो देखा, देखो अच्छाई बात जो है उसको शेयर करना चाहिए। श्रीलंका में बहुत लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया में बहुत लोग हैं, यूरोप में बहुत लोग हैं। सो इंडिविजुअल एक्शन फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। सो ये मेरा मैसेज है कि आप हम ना बहुत 99% अपनी एनर्जी इस बात पे वेस्ट कर देते हैं, सरकारें क्या कर रही हैं, अथॉरिटीज़ क्या कर रही हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। उतनी ही एनर्जी आप जो है, इसलिए मैं कभी कोई प्रोटेस्ट में भाग नहीं लेता, क्योंकि मैं ऐसे कैलकुलेट करता हूँ, मैं वहाँ पर जाके अपना पूरा दिन जो खराब करूँगा, पूरे दिन में मैं वहाँ पर 150 पौधे किसी और साइड पे लगवा लूँगा और उसकी केयर कर सकता हूँ। सो आप चंगाई को उसके फेवर में रहिए, उसमें अपना समय दीजिए, बजाय कि बुराई को डिस्कस करने के। और हाँ, लेकिन नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ो, सब कुछ देखो, समझो, बट बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो उन चीज़ों पे। एक एग्जांपल हमारे सामने है अरावली का। अरावली के कहा गया, सरकार ने बोला कि 100 मीटर से नीचे की अरावली को अरावली में नहीं माना जाएगा। तो जो आपने इंडिविजुअल एक्शंस की बात की, लोग जागे, लोग खड़े हुए, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना डिसीजन रिव्यू किया। इस तरीके की जो अवेयरनेस है और इस तरीके के जो रोल बैक हैं गवर्नमेंट के लेवल पे, वो तभी हो सकते हैं जब इंडिविजुअल ऐसे अवेयर हों और अपना अपना कंट्रीब्यूशन समझें। तो मुझे ये बताइए कि पोल्यूशन को लेकर अभी जैसे ना तो ये किसी मैनिफेस्टो का हिस्सा होता है, और ना तो हम लोग अपने जो पॉलिटिशियन है जिसको हमने रिप्रेजेंटेटिव तो ना उससे इस बारे में सवाल पूछते हैं, और इसलिए वो भी, जैसे कि आपने बताया, वो वोट नहीं मानता उसको।
क्या सही समय आ गया है आज अकाउंटेबल ठहराने का अपने पॉलिटिशियंस को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इन मामलों, क्योंकि अगर सही पानी नहीं मिलेगा, सही सांस नहीं मिलेगी, सही भोजन नहीं मिलेगा अनकंटेमिनेटेड, तो फिर जीवन का कोई अर्थ तो है नहीं। मैं तो समझता हूँ कि दिस इज द टाइम फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन एंड दिस इज द टाइम फॉर अ ग्रीन पॉलिटिकल पार्टी। मैं मानता हूँ कि यंगस्टर्स को आगे आना चाहिए, जेनजी को आगे आना चाहिए। इस चीज़ को सोशल मीडिया पे तो ठीक है, काफ़ी उठ रही हैं बात, मगर लेकिन रील लाइक कर देना, शेयर कर देने से आगे बढ़ने का जो स्टेप है वो अभी नहीं हो रहा। ऐसा होता है, हर चीज़ की ना एक फिजा बनती है, हर चीज़ का एक माहौल बनता है, हर चीज़ का पहले इकोसिस्टम बनता है। पीपल बाबा वाज नॉट बॉर्न इन अ डे, है ना। नानी ने, मिसेस विलियम्स ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे दादा दादी ने, हमारे दोस्तों ने, वो माहौल ने, कैंटोनमेंट्स ने, मिलिट्री लाइफ ने वो इकोसिस्टम क्रिएट किया, वो फिजा क्रिएट की जिसमें हमारे जैसे लोग काम कर सके। इसी तरह से सोशल मीडिया जो काम कर रहा है और जेन ज़ी इस वक्त जो आवाज़ बुलंद कर रहा है, वो मैं मानता हूँ वो एक फिजा बना रहा है। जो इसका एक्चुअल आप ग्राउंड पे देखेंगे, यू जस्ट वेट फॉर 2 years। ये आप नोट कर लीजिए मेरी बात, आप 2 साल रुक जाइए, पूरा मौसम बदलेगा, पूरा माहौल बदलेगा, द वे पीपल टॉक बदलेगा, पॉलिटिकल सिस्टम्स बदल जाएंगे। मतलब सिस्टम बदलेंगे मतलब ये नहीं होता कि कोई सरकारें बदल जाएगी, ना ना ना, सरकारें वही रहेंगी, ओरिएंटेशन सेम को रहेगा, ओरिएंटेशन। क्योंकि आपकी जुबान बदलेगी, आपके शब्द बदलेंगे, आपकी शब्दावली बदलेगी, आपकी वोकैबुलरी बदलेगी, आपकी लैंग्वेजिंग बदलेगी, क्योंकि वही चीज ट्रेंड करेगी, वही चीज डिमांड में होगी, वो चीज प्रायोरिटी बनेगी। अब देखना अभी तो, और मैं क्योंकि शायद मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शायद मैं 60 का हूँ, मैं वो चीज देख सकता हूँ कि बीजारोपण चल रहा है, सीडिंग चल रही है, जर्मिनेशन हल्की हल्की हो रही है, पौधे को बाहर निकलने में, मैनिफेस्ट होने में, पेड़ बनने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और मैं आपको ईयर भी दे रहा हूँ, 2029 के एंड तक आप देखिएगा। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं करता, मैं ये देश, मोहल्ला, गली में मानता ही नहीं, मैं पूरे प्लेनेट की बात कर रहा हूँ। 2030 तक देखिएगा पूरा का पूरा, पूरे विश्व का माहौल बदल जाएगा। You will have nothing but to talk about, only these will be the topics। एनवायरमेंट बस है ही नहीं, और इसके अलावा कुछ नहीं है। अब एक्चुअली देखा जाए कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत सनातन क्या है, हम बचपन में पढ़ते थे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, गोदी में बैठ के नानी हमें समझाती थी, देखो बेटा 4 चीजें सनातन है, हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे। अच्छा, ये सनातन है। सनातन क्या होता है? सनातन वो होता है जो हमसे पहले था, हमारे होते हुए है और हमारे बाद भी होगा, उसी को सनातन है। ये बिल्डिंगें सनातन थोड़ी ना है, दीवारें, सरिया, मिट्टी, ये गट्टा, ये तो सब एक भूकंप आएगा सब निकल जाएगा। हवा, पानी, मिट्टी और पेड़ पौधे, हवा, पानी, मिट्टी और पेड़ पौधे। तो हमें तो बचपन में गोद में बैठा के यही सिखाया गया कि बेटा यही, वो आर्य समाज के वो थे तो वो हमें बताया करते थे, और यही हमारे 4 वेद है, हवा, पानी, मिट्टी और पेड़ पौधे। तो वो हमेशा मुझे कहती थी, मतलब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमेशा कहा करते थे, बेटा अगर ये 4 चीजों को तुमने समझ लिया ना तो जीवन को समझ लिया। बुद्ध ने क्या समझा? बुद्ध ने यही समझा, 12 साल पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के जो टाइम पास उन्होंने किया, उनको अल्टीमेटली एक बात समझ आ गई, ओरे बाप रे बाप, ये तो जिसके नीचे मैं बैठा हूं यही तो सनातन है। हवा, पानी, मिट्टी और पेड़ पौधे, इसी से जीवन चलता है। और इन्हीं को कोई दीवार ऑक्सीजन नहीं देती। आप इस दीवार को एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बना दीजिए, सीएस टावर बना दीजिए, वर्ल्ड ट्रेड टावर बना दीजिए, मंदिर बना दीजिए, मस्जिद बना दीजिए, गुरुद्वारा, चर्च, गिरजाघर बना दीजिए, भाई साहब नहीं, ये ऑक्सीजन नहीं दे सकती, प्राण ऊर्जा नहीं दे सकती। इसके चिपक के खड़े हो जाओ, कुछ नहीं होने वाला आपका। लेकिन पेड़ पौधा, एक मनी प्लांट का भी पत्ता होगा, वो भी, उसमें भी क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस है, दैट इज वाई क्लोरोफिल इज गॉड। जो असली गॉड हम करते हैं वो क्लोरोफिल इज गॉड, क्योंकि क्लोरोफिल ही तो वो चीज दे रही है जिससे आप जिंदा हैं। कि मैं अभी बैठ के आपसे मजे से माइक पे बात कर रहा हूं और आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो अल्टीमेटली इट इज ऑक्सीजन, है ना। हमारी जो पूरी संस्कृति के आप हमारा योग की पूरे शास्त्र पढ़िए तो उसमें भी प्राणायाम क्या है,
टेकिंग इन द राइट वे, सारा श्वास के ऊपर ही तो है। आप ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, प्राणायाम इज द साइंस ऑफ ब्रेथ, है ना, ब्रेथ कम्स फ्रॉम ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कुछ नहीं है। तो चीज़ें बदल रही हैं, मैं बहुत होपफुल हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। मैं आपको ये भी एडमिट करूँगा 2019 तक मैं बिल्कुल भी मैं थोड़ा हताश हो गया था, हेल्पलेस फील करा। फिर कोविड महाराज जी आ गए, अच्छा, फिर पेंडेमिक आ गया, फिर मुझे लगा ना 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 ना, अब तो प्रकृति अपने हाथ में ले रही है। एंड आई फील नेचर इज टेकिंग चार्ज, है ना। उन्होंने कहा कि भाई ये तो इररिलेवेंट स्पीसीज है, होमो सेपियंस, ये 2 लाख सालों से उछल कूद कर रही है यहाँ पर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे। अब इसका टाइम काफ़ी हो गया, ठीक है, इसको 10-20% अपना फ्रेंचेस पे रखूंगी, बाकी भी तो स्पीसीज पे काम करना है। प्रकृति की तो कॉस्मिक इंटेलिजेंस सब चीज़ों पे चलती है, ब्रह्मांड को और भी तो काम है, वो बैठ के हमारे दिल्ली का प्रदूषण और इसके ऊपर थोड़ा काम करेगा, उसको तो पूरी सृष्टि चलानी है। बिल्कुल, आपने स्पेसीज की बात की, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आया कि, और ये बात आप ही की बात से निकल के आई। आपने कहा कि जो गढ़वाल के रीजन्स हैं, जो हाई पीक्स हैं, वहाँ पे बर्फ नहीं गिरी। जी, हिमाचल में वही हाल है, जम्मू कश्मीर में वो हाल, जी, बहुत ही जी, कम अनुपात में इस बार बर्फ गिरी है। जी, चोटियां जो हैं हिमालय के पूरे नेपाल तक जी, पूरी बर्फ से ढकी रहती थी इस टाइम जी, पर, अभी पूरी खाली है। बिल्कुल ठीक, और ऐसे में जो वहाँ की वाइल्ड लाइफ है, वहाँ के जीव जंतु हैं जो हाइबरनेशन में जाते थे इस टाइम पर, बिल्कुल जो कि रिप्रोडक्टिव फेज में जाते थे, बहुत वो अच्छी बात बहुत बोली। ज़्यादा, थोड़ा सा मुझे उनके बारे में बताइए। दे आर इन और टोटल डिस्ट्रेस सर, दे आर इन और टोटल ये डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस कहाँ निकलेगा, वो क्लैश बढ़ेगा क्या, बिल्कुल मैन वर्सेस वाइल्ड वाला? सर, देखिए आपको वाइल्ड लाइफ की ज़रूरत क्या है, पॉलिनेटर्स की ज़रूरत क्या है, इंसेक्ट्स की ज़रूरत क्या है, बर्ड पॉपुलेशन, दे आर पॉलिनेटर्स। अगर आपकी पॉलिनेशन नहीं होगी, बीज कहाँ से बनेगा, बीज नहीं बनेगा तो आपके पेड़ पौधे कहाँ से होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो आप और मैं कहाँ से आएंगे। इट इज सो सिंपल, ये तो बेसिक साइंस है, 5वीं की कक्षा में पढ़ाया जाता था हमको, है ना। अगर तितलियां नहीं रहेंगी, आपकी बीज नहीं रहेंगी, आपके बीटल्स नहीं रहेंगे, आपके कीट पतंगे नहीं रहेंगे, आपकी पॉलिनेशन और ये सब खत्म हो जाएगी। बर्ड्स का जो प्राइमरी फूड है वो तो इंसेक्ट्स होता है, वो कोई बाजरा थोड़ा ना होता है जो आप दिल्ली की सड़कों पे, डिफेंस कॉलोनी के फ्लाईओवर के ऊपर और इधर उधर, खैर वो तो प्रॉफिट मोटिव का होता है कि मैं 2 किलो बाजरा फेंक दूंगा आज, चाहे छुआ खाए चाहे वो है, मेरा दिन अच्छा जाएगा, मेरी दुकान का प्रॉफिट अच्छा होगा, मेरा इनकम टैक्स का केस इतने सालों से चल रहा है वो सॉल्व हो जाएगा, मेरी लड़की की शादी हो जाएगी, लड़के को रिश्ता मिल जाएगा। क्या है हमारी चिंदीपना, ये सब है, ये कोई धर्म थोड़ा ना है, ये तो है ना, धर्म तो बहुत प्यारी चीज़ होती है। तो एनीवे जो भी है, आप एक तो कबूतरों को इतना हार्म कर रहे हैं, ये पाप हो रहा है, एक्चुअली पाप हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बंदरों को आप ब्रेड दे रहे हैं, सूखी मैगी दे रहे हैं, पार्ले जी, हम तो जंगलों में काम करते हैं, हम तो देखते हैं। अच्छा। लोग आते हैं मंगलवार को और शनिवार को, टेम्पो भर भर के, बोलेरो भर भर के, गाड़ियां भर भर के, स्कॉर्पियो भर भर के पार्ले जी लेके आते हैं, सूखी मैगी लेके आते हैं, दालमोठ लेकर आते हैं, नमकीन लेकर आते हैं, ब्रेड लेकर आते हैं, और फ्रिज में जब सफाई होती है, वीकेंड सफाई होती है, जितनी फंगस लगी हुई रोटियां, दालें, सब्जियां सब उठा के लाते हैं और बंदरों को खिलाते हैं, कबूतरों को खिलाते हैं, जानवरों को खिलाते हैं। उसके फिर उनको, लेकिन ठीक है, उन लोगों को लगता है कि इससे उनका बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, उनको बड़ा पुण्य मिल रहा है। तो आपके कहने का मतलब है स्वर्ग में सीट अपनी पक्की कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, आपका कहना, कबूतर को क्या उसकी फीड क्या होती है और क्या उसकी होनी फीड, चाहिए? हमारे को क्या लेना देना कबूतर से, हम क्यों खिला रहे हैं भाई उसको। कबूतर का काम है, वो अपना ग्रेन्स खाता है, वो अपना सीड्स खाता है, वो अपना चाहे फ्रूट को पैक करता है। सबसे बड़ी चीज़ तो इंसेक्ट्स है। इंसेक्ट पॉपुलेशन जो है, इंसेक्ट पॉपुलेशन कब होगा? जब वेजिटेशन होगा। वेजिटेशन, अच्छा लोगों को ये वोकैबुलरी भी नहीं पता। जब मैं वेजिटेशन बोलता हूँ लोग कहते हैं अच्छा वेजिटेबल, अरे वेजिटेबल और वेजिटेशन में फ़र्क होता है। वेजिटेबल मतलब हरियाली, है ना, उसमें घास भी हो सकता है, उसमें स्मॉल प्लांट्स होते हैं, उसमें श्रब्स होते हैं, उसमें मीडियम ट्रीज होती हैं, कैनोपी ट्रीज होती हैं, वेटलैंड्स होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं, अरावली का इकोसिस्टम है, हर जो भी है उसको वेजिटेशन बोलते हैं। यमुना जी के किनारे आपकी वेजिटेशन होनी चाहिए, रिपेरियन वेजिटेशन होती है, उसके अपने ग्रासेस होते हैं, है ना। अगर आप पूरे यमुना जी का आप सिर्फ घाटी बनाते रहोगे तो यमुना जी तो कभी भी साफ नहीं होंगे, है ना। तो ठीक है, आरती करना बहुत अच्छी बात है, इट इज़ अ कल्चरल थिंग,
अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ आरती करने से तो यमुना जी ठीक नहीं हो जाएंगी ना, या गंगा जी ठीक नहीं हो जाएंगे ना, उसके लिए काम करना पड़ेगा ना। ये तो वही वाली बात होगी कि आपका 10th का एग्जाम है, मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन मैं जाके मंदिर में आरती करूंगा, मेरे नंबर आ जाएंगे। ऐसे कैसे नंबर आ जाएंगे भाई? आपको भाई एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, आपका कोई काम करोगे तभी तो कुछ उसका रिजल्ट आएगा। तो ये तो बड़ी कॉमन सेंस की चीजें हैं। सो एक तो ये भी बड़ी कमी हो रही है, कॉमन सेंस की बड़ी कमी हो रही है। और यहाँ मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली बात कह रहा हूँ, अगर मैं कहूँ कि पिछले 6 दशकों में मैंने देखा है कि हमारे देश में साइंटिफिक टेम्पर की कमी हो रही है। ये लोग एक अलग ही टेंजेंट पे चले जा रहे हैं। थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कैसे साइंटिफिक टेम्पर नहीं है। साइंस डजंट रूल आवर लाइफ, साइंस डजंट रूल। व्हाट इज रूलिंग आवर लाइफ देन? रूलिंग आवर लाइफ इज इमोशन। ये तो इमोशनल धक्का है एक। और पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ी बात, इंडिया यही नहीं समझ रहा सनातन है क्या। उन्होंने, मुझे नहीं पता मार्केट में इस वक्त क्या चीज चल रही है, आप देख ही रहे हैं। सनातन मेरे हिसाब से अभी जो चल रहा है ना सर, गाड़ी के पीछे हनुमान जी की बड़ी सी फोटो लगाना है। हाँ, रौद्र रूप में। रौद्र रूप में। हाँ। अरे हनुमान जी इतने, वो तो भक्ति भाव है, वो तो इतने प्यारे हैं। मेरे आप कमरे में आइए, मयूर विहार में मैं रहता हूँ, वहाँ पर हनुमान जी की इतनी प्यारी फोटोग्राफ लगी हुई है। हम तो अपने, बिकॉज ही इज द फॉरेस्ट गॉड, ही इज द मंकी गॉड, ही इज द स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट। तो हमें तो नानी ने बचपन में छोटा सा एक हनुमान जी का वो दिया था कि बेटा जब पेड़ पौधे लगाओ तो हनुमान जी को साथ रखना, है ना। तो वो एक भाव था, वो एक महिमा थी। लेकिन अब तो उसको वायलेंस के लिए यूज कर रहे हैं, उसको अग्रेशन के लिए यूज कर रहे हैं, है ना। सो आर्मी में हमारे फादर हमेशा बोलते थे, दोज हु लिव बाय द बुलेट डाई बाय द बुलेट, है ना। अगर आप अग्रेशन के साथ रहेंगे तो ठीक है, फिर अग्रेशन ही आपको ले डूबेगा एक दिन, है ना। तो ये है, वो क्या हुआ है कि धर्म बड़ा प्यारी चीज होती है, धर्म होनी भी चाहिए, और हिंदू धर्म तो बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा है। लेकिन उसमें पॉलिटिक्स का तड़का लग गया है, वो चाउमीन बन गई है ना। तो पॉलिटिक्स तो जहां पर भी जिस चीज को छू लेती है, आपको पता ही है, फिर उसमें बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो बस ये है। तो मैं तो यही कहूंगा कि हिंदू धर्म को पॉलिटिक्स से बचाना चाहिए हमें, और अदरवाइज हिंदू धर्म बहुत प्यारी चीज है। मगर देश में ये नैरेटिव चल रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में है। नहीं, वाकई खतरे में है तो ठीक तो कह रहे हैं। नहीं, ये देखिए गलत बात बोल रहे हैं, वाकई खतरे में है। यही तो बात हो रही है कि वाकई खतरे में है भाई। उसको कंजर्वेशन, जैसे हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, नेचर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, वैसे अब हमें हिंदू धर्म का कंजर्वेशन पे काम करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ, मैं तो बोलना शुरू कर दिया इस चीज के ऊपर, कंजर्वेशन पे काम करो भैया। ये बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये मैटर लाइफ एंड डेथ है। आपकी सांस चली जा रही है भाई साहब, अगर आपको सांस ही नहीं आएगी, आप होगे ही नहीं, तो आप किस चीज के बारे में बात करोगे? जान है तो जहान है, दिस इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। कोई आपकी जान ले रहा है वोटों के चक्कर में, और आप चुप बैठे हो, ये क्या बात बनी भाई? हम तो फौजी के बच्चे हैं, हम नहीं चुप बैठेंगे। क्यों बैठेंगे भाई? कभी तो आपको नहीं लगता कि आपको बोल देंगे देशद्रोही है, अरे एंटी नेशनल है? भाई साहब, अब ये तो मैं समझता हूँ, अगर जीवन में सारा काम करने के बाद अगर कोई ऐसा बोलेगा तो ठीक है, उनकी मौज, जैसा भी कोई भी बोले, हमें उससे वो, मैं उस चीज अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ। लेकिन अब आपने कहा है तो मेरे को उसको जवाब देने दो। आई थिंक यही मैं बात कह रहा हूँ कि यू जस्ट वेट फॉर 2 years। जेनजी की वोकैबुलरी बदल रही है, सोशल मीडिया पे वोकैबुलरी बदल रही है, एंड जो अभी भी जो पॉलिटिकल, देखो स्टेबिलिटी तो है हमारे देश में, और मैं उस चीज का बहुत नाज करता हूँ। दे नीड टू बी मोर एजुकेटेड, दे नीड टू चेंज द लैंग्वेज, दे नीड टू स्टडी अ लिटिल बिट मोर। बहुत सालों बाद हमारे पास एक कंटिन्यूम में एक स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस आई है। आई वुड नॉट लाइक टू लूज दैट, बट इट शुड बी एजुकेटेड इनफ टू टॉक ऑन द राइट थिंग्स।
रिलीजन इज अ ब्यूटिफुल थिंग, आप जरूर उसको, लेकिन उसकी महिमा, उसकी ग्रेस, रिलीजन की इंटेग्रिटी बना के रखिए. It is going into the hands of illiterate people, it is going into the hands of uneducated people जो डीजे लगा के और तमाशा कर रहे हैं. They are getting violent, they are getting aggression, and हमारा इंटरनेशनल इमेज खराब हो रही है, हमारी नेशनल इमेज भी खराब हो रही है. पीपल, जस्ट बिकॉज पीपल बात नहीं कर रहे हैं, लोग बात नहीं कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को दर्द नहीं है. लोग डरे हुए हैं, लेकिन कब तक डर के बैठेंगे? मरता क्या ना करता, फिर वो वाली बात आ जाएगी, है ना. फिर एक आध साल के अंदर आप देखेंगे कि फिर यही लोग जो हैं बढ़ चढ़ के बोलेंगे, फिर सबको तकलीफ होगी. सो माय एडवाइस टू द पावर्स दैट बी इज, प्लीज थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सोबर कीजिए, अपने अग्रेशन को थोड़ा सा ब्लंट कीजिए, थोड़ा सा और ग्रेसफुल रहिए, थोड़ा और ह्यूमनिफाई कीजिए उस चीज को. Keep human life in the center and then do your development goals. ह्यूमन लाइफ को बीच में रखिए, फिर अपनी पॉलिटिक्स कीजिए. ह्यूमन लाइफ को बीच में रखिए. अगर ह्यूमन लाइफ ही नहीं रही, लाखों लोग मर जाते हैं, हजारों लोग मर जाते हैं. इफ यू आर गोइंग टू बी टोटली इंसुलेटेड और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कब तक चलेगा, है ना. सो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा, बीजारोपण शुरू हो गया, जर्मिनेशन होगी. और ऐसा नहीं होता है, जब, लास्ट बात कहूँगा, जब एक बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है, एज अ डेमोक्रेसी, एज अ पॉलिटिकल पार्टी, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ये नहीं होता कि बाहर से कोई आके करता है. जब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ठीक ना हो ना, और आप विदाउट अ गुड प्रॉपर फाउंडेशन आप बिल्डिंग को बनाते जाओगे, तो क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं. सो फ्रॉम विद इन क्रैक्स आएंगे, और बड़ी बुरी तरह से फिर स्प्लिट्स आएंगे. और मैं तो देख भी रहा हूँ. आप देखिएगा इसी साल में 2026 में कितनी स्प्लिट्स आएंगे, गवर्नेंस इश्यूज में भी, है ना. सो लोग अच्छा चाहते हैं, सब देशभक्त हैं, हम भी हैं, आप भी हैं, जो पॉलिटिकल पावर्स हैं वो भी देशभक्त हैं, सब अच्छे हैं. लेकिन क्या है, लैंग्वेजिंग में फ़र्क है ना. तो हमें अपने शब्दों को बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए. अगर आप किसी को हर्ट करते हैं, वेमिनस से पैदा करते हैं, हेट्रेड पैदा करते हैं, हवा की इज्जत नहीं करते, पानी की इज्जत नहीं करते, पेड़ पौधों की इज्जत नहीं करते, अपने जंगलों की इज्जत नहीं करते, अपने पक्षियों की इज्जत नहीं करते, अपने तितलियों की इज्जत नहीं करते, कीड़े मकोड़ों की इज्जत नहीं करते, आप अपने पानी के स्रोतों की इज्जत नहीं करते, आप अपने ग्रासलैंड्स की इज्जत नहीं करते, आप, इट विल ऑल कम बैक टू यू. ये तो बेसिक साइंस है. एक देश, हमारे देश में एक लीडिंग क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, बहुत काम किया उन्होंने. आइस स्तूपा से लेकर पानी के स्रोतों के लिए रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला. अनफॉर्चुनेटली दो साल, मतलब 6 महीने होने वाले हैं अनफॉर्चुनेट, NSA के तहत वो इज जेल्ड इन जोधपुर जेल. कैसे देखते हैं जब आप इतने बड़े आइकॉन को आप इस तरीके से जेल में डाल देते हैं? ठीक है, I believe in the law of karma. So सोनम वांगचुक क्या, कल हो सकता है मैं भी हूँ, मैं भी बैठा हूँगा किसी जेल में. लॉ ऑफ कर्मा विल टेक केयर, डोंट वरी. आप बिल्कुल चिंता मत करो. मैं बार बार कहने की कोशिश करूँ, बस थोड़े महीने रुक जाइए आप. वक्त बदल रहा है, मौसम बदल रहा है. एंड ये नहीं है कि लोग नहीं, प्रकृति करेगी अपना काम. This is a law of karma. You know, what goes out comes back to you. So you just wait. The law of karma will take over. सरकार, मैं इसमें अब आप इसको स्पिरिचुअल पॉइंट ले लो, रिलीजियस पॉइंट ले लो, या इंस्टिंक्ट ले लीजिए. मैं ये मानता हूँ सब ठीक हो जाएगा. नेचुरल जस्टिस में. हाँ, और यही लोग जो कर रहे हैं वही लोग ठीक करेंगे. It will come. You just wait for a few months. हमने बात करी कि पहाड़ों में बर्फ गायब हो गई. हम लोग हर साल देख रहे हैं कि हिमाचल, उत्तराखंड में हर बरसात के दिनों में बहुत फ्लडिंग हो रही है.
और बहुत तबाही हो रही है, हज़ारों मकान बह जा रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, जानवर मर रहे हैं। पंजाब में भी इस बार बहुत ज़्यादा बाढ़ आई। जी और जब सरकार से जब उनके कारणों पे नज़र देखते हैं तो हम देखते हैं कि सरकार का मैसिव फोकस है डेवलपमेंट पे। पहाड़ों को, मतलब दिल्ली से आप कश्मीर की जो ट्रैवल टाइम है उसको रिड्यूस करके 8 घंटे करना चाहते हैं। आप टारगेट देते हैं, हेडलाइन पॉइंट बनाते हैं कि आप दिल्ली से देहरादून 3 घंटे में पहुंच जाएंगे, दिल्ली से शिमला आप 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। और उसके लिए मैसिव डिस्ट्रक्शन हो रहा है क्लाइमेट के साथ। वहाँ के लोग हैं, पहाड़ों को गलत तरीके से काटा जा रहा है, उसके डंप को नदियों में गिराया जा रहा है। सरकार कहती है कि डेवलपमेंट पुश है, इतना बड़ा देश है, सबको अकोमोडेट करना है, जीडीपी जिसकी आपने बात की। आप जैसे जो एक्टिविस्ट लोग हैं, जो एनवायरनमेंट पे काम करते हैं, जो ज़मीन पे काम करते हैं, वो कहते हैं कि नेचर को प्रिजर्व किया जाए। बीच का क्या रास्ता है? बीच का रास्ता ये है कि पहली बात तो आप इतनी सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो करते हैं, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में कीजिए, दुनिया भर से इंटेलेक्चुअल्स को बुलाइए, अपने भी सबसे बेस्ट लोगों को भेजिए और 3 दिन में ये डिसाइड कीजिए, एक चार्टर डिसाइड कीजिए, डेवलपमेंट की परिभाषा क्या। बात खत्म हो गई। डेवलपमेंट आप किस चीज़ को बोलते हैं? मेरी नज़र में डेवलपमेंट मीन्स हेल्थ एंड हैप्पीनेस। अगर मैं हेल्दी नहीं हूँ, मेरी हवा ठीक नहीं है, पानी ठीक नहीं है, मिट्टी ठीक नहीं है, पेड़ पौधे ठीक नहीं है, मैं जो खाना खा रहा हूँ वही ठीक नहीं है, सब कुछ टॉक्सिक है, मेरा पानी टॉक्सिक है, मैं जो ग्लास में पानी पी रहा हूँ वो भी जहर है मेरे लिए। अरे काहे की डेवलपमेंट? आप अपना हवा पानी नहीं ठीक कर पा रहे हो और बात करते हो डेवलपमेंट की। सो पहली बात परिभाषित कीजिए, आप डिफाइन कीजिए, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट? What do you mean by that? Do you mean livelihood? Do you mean employment? Do you mean buildings? Do you mean towers? Do you mean highways? Do you mean subways? Do you mean flyover? Everything is fine. Everything is fine. Nobody, कोई भी sane आदमी, educated आदमी, including me, and including Sonam Wangchuk साहब, and including any environmentalist, कभी भी ये नहीं करेगा डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए। Development is a must. Human beings are evolving, cities are evolving, civilizations are evolving. We have to develop. We have to develop. सर, पॉपुलेशन जैसे जैसे जाती है, हमें स्कूल्स चाहिए, हमें कॉलेजेस चाहिए, हमें फैक्ट्रीज चाहिए, हमें ऑफिसेस चाहिए, हमें एम्प्लॉयमेंट की जगह चाहिए। कोई इस बात पे वो नहीं कर रहा, बट द वे यू डू इट, द वे यू डू इट। अगर मैंने आपसे चाय मांगी तो आप उसको कप में प्यार से, सर ये चाय है, इसमें इतनी चीनी है, इतनी अदरक है, आप परोसते हो, मैं प्यार से पीता हूँ, आपको आशीर्वाद देता हूँ और जाता हूँ। यही कोई गर्म चाय ला के मेरे मुंह पे मारे, फिर कहा है ये तो हमने चाय पिला दी आपको जी, चाय के डेवलपमेंट है ये? दिस व्हाट इज हैपनिंग। वो ग्रेट, इसीलिए एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं इसको बहुत ज़्यादा तो क्या बोलूँ, लेकिन ये है पहली बात। छोड़िए, मैं तो आई वुड लव टू लिसन, जब तक मैं जिंदा हूँ, पता नहीं मैं उतने दिन रहूँ ना रहूँ, लाइफ का कोई पता नहीं होता, हो सकता है कल भी ना रहूँ मैं, कि डेवलपमेंट की परिभाषा क्या है, मुझे कोई बताए तो सही। और मैं पूछता हूँ, कभी कभी बात हो जाती है बड़े बड़े अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन से, तो मैं कहता हूँ सर आप बस मुझे ये बताइए डेवलपमेंट की परिभाषा क्या है आपकी। उनके पास कोई जवाब नहीं होता। मैं कहा ये टेंडर खेलना, कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम करना, ऊपर से ऑर्डर आया तो कर देना। मैं कहा कुछ अपना भी तो दिमाग लगाइए, आप अपना भी तो दिल होगा, आपका भी तो कोई जहन होगा, आपकी भी तो कोई सोल होगी, आपका आपकी भी तो कोई अंडरस्टैंडिंग है लाइफ के बारे में, वो कब काम आएगी? नहीं भाई, अभी सबकी जुबान बंद है। आपके बारे में मुझे पता चला कि आप कार यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, मजबूरी में करता हूँ। अभी पिछले नवंबर में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, हड्डियाँ टूट गई थी, तो थोड़ा सा मजबूरी में कार यूज़ करता हूँ। अच्छा। हाँ, आई लाइक माई 2 व्हील्स, आई लाइक वॉकिंग, आई लाइक साइकिलिंग। आपने कार कब खरीदी अपनी? वैसे खरीदे तो ऑनेस्टली 3 साल हो गए हैं। अच्छा। 3 साल पहले मेरे फादर ने मुझे खरीद के दी, क्योंकि उनको बड़ी फिक्र होती थी। अच्छा। मैं हर साल बड़े मजे में 3-4 बार तो गिर ही जाता हूँ मोटरसाइकिल से। अच्छा, तो आज भी मोटरसाइकिल चलाते हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल। स्कूटर मेरे पास बुलेट है, मेरे पास SP125 है, मेरे पास एक जुपिटर है, 2 एक्टिवा हैं और एक TVS का मोपेड है। अच्छा। तो यही मेरे एसेट्स हैं, यही मेरी प्रॉपर्टी है।
घर वर तो है नहीं मेरे तो पास। जो आजकल हमारी जो इंडियन सोसाइटी है, इसमें अगर कोई पहली जॉब लगती तो उसकी पहली एस्पिरेशन होती कि कार खरीदूंगा। उनको क्या कहना चाहते हैं, मतलब ये उनको क्या कहना चाहते हैं, मतलब ये ठीक है, हमें सबका क्या अपना थोड़ी अपना सी सर, सबका अपना अपना होता है, शहरों एक वो घुटन होती है। शहरों में जिस तरीके से मैसिव ट्रैफिक जाम लग रहे हैं, सरकारों का फोकस हमेशा रोड वाइडनिंग को रहा है, जिसमें साइकिल वाले की स्पेस जा रही है, स्कूटर वाले की स्पेस जा रही है, रिक्शा वाले की स्पेस जा रही आप दिल्ली को साफ करा दो, मैं कल से सारे स्कूटर मोटरसाइकिल भी भेज दूंगा, मैं साइकिल पे चलूंगा। आप मेरे लिए फुटपाथ करा दीजिए, पीपल बाबा हमेशा वॉक करेंगे। मैं जब कोपेनहेगन है, ज्यूरिक है, एम्स्टर्डम है, हम जब भी यूरोप जाते हैं मैं पैदल चलता हूँ, 16-16 किलोमीटर पैदल। मैंने पूरा पेरिस जो है 4 दिन पूरी बारिश में -2 टेम्परेचर, -1 टेम्परेचर में मैंने 18 किलोमीटर पैदल चल के, और जबकि मेरी हड्डी टूटी हुई थी, वॉकिंग स्टिक के साथ मैं चला हूँ। आई लव वॉकिंग, आई लव माई साइकिल्स, आई लव माई 2 व्हील्स। लेकिन जगह तो हो, फिर हवा भी हो, जगह भी हो, हवा भी हो, जगह भी हो, हवा भी। आप ये चीज आप दिल्ली वालों को दीजिए ना, दिल्ली तो अपने आप ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। आपने एक जगह इतनी कहा, तो देशभक्ति दिल्ली में है। हाँ, आप उनको एक बार रिक्वेस्ट कर दो कि देखो जी, हमने सारे फुटपाथ साफ करवा दिए, सड़कें साफ करवा दी, खबरदार अब कोई मतलब जब तक इमरजेंसी है तो जरूर कीजिए, ऐसे नहीं, रिजिड नहीं होना चाहिए किसी चीज में। देखो आधी दिल्ली जो है पैदल आ जाएगी, आधी दिल्ली साइकिल पे आ जाएगी, आधी दिल्ली 2 व्हील पे आ जाएगी। बिल्कुल। लोग करना चाहते हैं, दे पीपल आर एसेंशियली गुड, पैदा ही अच्छे होते हैं। ये तो दुनिया कपट सिखा देती है ना। सो you just need to give them that ecosystem, you just need to give them a few, थोड़ा सा ठीक कर दीजिए, बाकी तो बाकी लोग कर लेंगे। आपने एक जगह कहा कि ट्रैवलिंग आपको बहुत सिखाती है, बहुत सिखाया जी आपको, जी जी, और आप लोगों को भी बोलते हैं। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, क्या फिलोसफी है ट्रैवलिंग बिकॉज की? ट्रैवलिंग इज रियल एजुकेशन, है ना। आप देखिए, आप इस बिल्डिंग में बैठे हैं, आप इस शहर में, इस मोहल्ले में बैठे हैं, सपोज नोएडा समझ लीजिए, है ना। एक आदमी है, उसने स्कूलिंग की, ग्रेजुएशन की, PhD तक कर ली, वो बैठा नोएडा में ही है। ज़्यादा से ज़्यादा वो चलो यहाँ से उठ के कानपुर चला गया, लखनऊ चला गया, बरेली चला गया, यहाँ हरिद्वार चला गया, वापस आके बैठा। क्या ज़िंदगी है आपकी? परमात्मा ने तो पूरा पृथ्वी बनाई है भाई, परमात्मा ने तो प्लेनेट बनाया। मैं उसको नाम भी नहीं लूँगा, मैं ये भी नहीं कहूँगा ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, ये वो तो सिर्फ एक एड्रेस है एक तरीके से। परमात्मा ने तो एक ही प्लेनेट बनाया ना, उसने पहाड़ भी बनाए, रेगिस्तान भी बनाए, नदियाँ भी बनाई, इतने प्यारे प्यारे बगीचे भी बनाए, फूल भी बनाए, जंगल भी बनाए। तो उनको बिना देखे ही चले जाओगे? उनको बिना देखे चले जाओगे? अपनी बनाई हुई चीज़ें देख रहे हो, सड़क, फ्लाईओवर, सबवे, एयरपोर्ट, ये तो मैंने बनाई हैं चीज़ें, मतलब मेरी टैक्स से तो बनी है। अपनी बनाई हुई चीज़ें देखता जाऊँगा मैं। ये तो वो बात होगी, सारी उम्र बैठ के मैं शीशे के सामने अपनी शक्ल देख के फिर एक दिन मर गया, ये क्या मजा आया, है ना। तो जब पृथ्वी बनी है, परमात्मा ने पृथ्वी बनाई है, तो पृथ्वी को देखकर भी तो जाओ। नॉट पॉसिबल कि आप सारी पृथ्वी देख पाओगे, है ना। लेकिन जितना भी कर सकते हो, मेरे भी बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, मैं भी स्पॉन्सर कराता हूँ, किसी दोस्त को कहता हूँ यार तू एक साइड की टिकट दे दे, किसी के घर में जाके रह लेते हैं, हम कहते हैं यार ड्राइंग रूम में ही सो जाएंगे, सोफे पे सो जाएंगे, नई होटल बुक करते, किसी से खाना मांग लेते हैं, ठीक है, वो बजटिंग वैसे हो जाता है। अगर आपका मन हो ट्रैवल करने का, सब हो जाता है, सारे इंतजाम हो जाते हैं। सो मैं बच्चों को यही समझाता हूँ, स्पेशली यंगस्टर्स को, दुनिया देखोगे तो टॉलरेंट बनोगे, है ना। एवरी 50 किलोमीटर कुजीन बदलता है, कल्चर बदलता है, लैंग्वेज बदलता है, कॉस्ट्यूम्स बदलते हैं, आपकी चाल ढाल बदल जाती है। आप कौन सी यूनिफिकेशन की बात कर रहे हो, और कौन सी आप जो हम बात करते हैं कि आप अखंड देश बना सकते हैं, अखंड भारत, ब्यूटीफुल आइडिया, आई एम फेवर ऑफ इट। लेकिन कल्चरली आप उसको यूनिफाई नहीं कर सकते, लैंग्वेज वाइज, रिलीजन वाइज, कस्टम वाइज, खान पान, उसको कहाँ से यूनिफाई कर दोगे? आप हिमाचल चले जाइए, हिमाचल के अपनी एक एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग वो है। आप गढ़वाल के अंदर घुसते हैं, जब आप एंटर करते हैं, इधर से गढ़वाल हिमालय शुरू होते हैं, आप काठगोदाम से अंदर जाते हैं तो नैनीताल, आपका अल्मोड़ा जो है वो पूरा क्षेत्र, आपका कुमाऊं वो है, उनकी थाली अलग है, आपकी गढ़वाल की थाली अलग है, हिमाचली थाली अलग है, वहाँ के रीति रिवाज अलग है। आप किस किस चीज़ को अखंड रूप में एक
कर दो, हो ही नहीं सकता, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. बट टू एक्सेप्ट दैट इन अ गार्डन देयर आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, एग्जैक्टली. है ना. उसमें सिल्विया भी है, उसके अंदर आपका क्रिसैंथेमम्स भी हैं, उसके अंदर जेरेनियम के पौधे भी हैं, मैरीगोल्ड्स भी हैं, आपका घास भी है, वाइल्ड फ्लावर्स भी हैं. इट्स ओके. दुनिया को जैसी बनी, वी हैव कम हियर. देखिए, अब लोग सोचते हैं अरे यार ये लॉजिकल नहीं है, ये तो आप स्पिरिचुअल बोल, बट दिस इज माई लर्निंग फ्रॉम ट्रैवलिंग. जो मेरी एजुकेशन है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ. वर्ल्ड इज अ परफेक्ट प्लेस, वी हैव कम हियर टू एंजॉय इट, है ना. परमात्मा ने हमें 60 70 80 साल के लिए भेजा, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी. मैंने सब कुछ रेडीमेड तेरे को हवा बिना बिल के, बिना जीएसटी के दिया. ठीक है. पानी मैं बिना बिल के, बिना मीटर के और बिना जीएसटी के दिए. तेरे को मैंने मिट्टी दी है, तेरे को मैंने पेड़ पौधे दिए हैं, तेरे को खाना पीना, आलू मटर गाजर हरी मिर्च धनिया पुदीना सब है. थोड़ा सा हाथ हिला ले मिट्टी में, वो उग जाएगी, उसको खा लेना. ठीक है. तेरे को कपड़े कुपड़े सब दिए हैं, तेरे को सब दिए है, घर सब कुछ है हमारे पास. लेकिन इंसान की खुरापात ही नहीं खत्म होती. आदमी इतना ज्यादा वो कहता कि मैं क्रिएट करूंगा. ये जो मैं है ना, जिस दिन आपका ये मैं है, मैं लोग कहते हैं ईगो 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 कुछ नहीं होता. इट्स अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट थिंग. ये जो मैंने क्रिएट किया, मैंने. अब बहुत लोग बोलते हैं कि जैसे कि जी मैंने तालाब बनाया, मैंने जंगल बनाया. अरे हमने क्या बनाया? हमें खड्डा खोद दिया, बारिश आई, बारिश मैं थोड़ा लेकर आया हूँ, बादल को मैं थोड़ा लाया हूँ. हमने जंगल बनाया तो तितली मैं. अरे मैं कहाँ से तितली ले आऊंगा? मैंने क्या व्हाट्सएप मैसेज भेजा था तितली को, तू आजा, मैंने वहां पर फूल लगाया. अपने आप है, ये प्रकृति है भाई, है ना. तो बस ये जब आप समझ जाते हैं, यही मेडिटेशन है, यही स्पिरिचुअल ग्रोथ है आपकी, यही एजुकेशन. और ये सिर्फ ट्रैवलिंग से आती है सर जी. एक गांव में बैठ के, एक मोहल्ले में बैठ के, एक शहर में बैठ के, एक देश में बैठ के इन लोगों को कुछ नहीं समझ आता. आप अनपढ़ के अनपढ़ ही रहते हो, मैं बाई गॉड कह रहा हूँ. एंड मैं जब पहली बार, मैं फर्स्ट कंट्री आई विजिटेड वाज जर्मनी. तो मैं आश्रम का, ठीक है, प्रोडक्ट हूँ. मैं गुरुकुल हुआ, आश्रम बेसिकली, है ना. तो थोड़ा भारत माता की जय और ये वो शाइनिंग इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया की औलाद हूँ मैं. तो मैं जब जर्मनी गया तो भाई उस वक्त तो फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से फिर मेरा ट्रांसफ़र था टू हैनोवर, फ्लाइट थी मेरी अनदर. मेरी तो फ्रैंकफर्ट में मेरी सिटी बिटी गुल हो गई. मैं कहा ये भी दुनिया है, हमें तो कुछ और बोला गया था. हमें तो ऐसे था फ्रैंकनस्टाइन, वैम्पायर्स, मतलब एक दुनिया है जहाँ ईविल हैं, जहाँ पर असुर रहते हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन. यहाँ कोई किसी के साथ नहीं होता, नंगे नाच होते हैं, लोग नंगे घूम रहे होते हैं गलियों में. पता नहीं, मैं आपको बाई गॉड कह रहा हूँ, अभी तो सोशल मीडिया आ गया, अभी तो फिर भी ठीक है. उस जमाने में आप सोचो, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई वेबसाइट नहीं थी. हमें जो बोला जाता था, हमें जो सिखाया जाता, हम वही इमेज लेके गए यूरोप में. भाई वहां तो जाके शॉर्ट सर्किट हो गया मेरा. और एक हफ्ते के अंदर अंदर प्रवीण जी मुझे समझ आ गया, पवन जी, कि भाई अब तो पूरी दुनिया घूमनी है. अच्छा. तो हमें जो बताया गया ये बिल्कुल बकवास था, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं था. ये तो दुनिया ही अलग है, ये तो बड़े प्यारे लोग हैं. मैं जिस फैमिली के साथ रहा वहाँ पीजी में, उनके 140 मेंबर थे, 140 मेंबर्स की जॉइंट फैमिली थी वो. अच्छा. हैनोवर में फीडल्स्ट्रासे करके एक जगह थी, और वहाँ पर वो, और मुझे भाषा नहीं आती थी. मैं सिर्फ हिंदी भाषित और अंग्रेजी का टीचर, और उनको ना अंग्रेजी समझ आए ना हिंदी समझ आए. बट व्हाट वंडरफुल पीपल दे वर, एंड द वे दे हेल्प मी, एंड द वे दे. मेरे पैसे भी कम पड़ गए थे उस वक्त, डॉशमार्क चलता था, यूरो नहीं थे उस वक्त, डॉशमार्क्स चलते थे. बट द वे पीपल, फिर समझ आया. फिर साइकिल लेके इधर उधर घूमे, दूसरे शहरों में भी घूमे, तो समझ आया यार दुनिया ठीक ठाक है, दुनिया ठीक ठाक है. ये तो हमारे को पता नहीं क्या क्या बताया गया, हमारी ब्रेन वॉशिंग की गई है, ये ऐसा है वैसा है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. इसीलिए मैं बच्चों से हमेशा कहता हूँ कि भाई बगल में 3 घंटे पे आपका दुबई है, 3.5 घंटे पे वहाँ चले जाओ. 4-5 घंटे में आपका सिंगापुर आ जाता है, वहाँ चले जाओ. छोटे मोटे थाईलैंड देख लो, बाली देख लो, शुरुआत करो, नेपाल ही चले जाओ, है ना. तो आप थोड़ा जाइए, श्रीलंका जाइए, आप मतलब जाओ यार, अपने देश के बाहर जाओ, देख कर आओ दुनिया कैसे जी रही है, और कितने साफ सुथरे तरीके से जी रही है.
कोई अब सोशल मीडिया पे लोग कमेंट करते हैं इंडिया इज़ द डर्टीएस्ट कंट्री वगैरह, मैं टोटली उस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ, ऐसे इमेज अपने देश की ख़राब नहीं करनी चाहिए, लेकिन फैक्ट है यार, क्या करें, इट इज़ अ फैक्ट, इट इज़ अ फैक्ट। द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ इंडिया यू सी वो उनकी भी आबादी बहुत है भैया, उनके शहरों के अंदर आप क्या सोचते हो, मैक्सिको सिटी का खाली बैठी हुई है, न्यूयॉर्क सिटी का वो दिल्ली से कम आबादी है, लंदन उन्होंने पूरा का पूरा शहर ही उन्होंने फॉरेस्ट बना दिया, उनकी क्या कम आबादी है, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड, उन्होंने भी तो किया है ना, सब कुछ किया, तो पॉसिबिलिटी है। वो लोग बाहर निकले, सीख कर आए, अपने देशों को ठीक किया उन्होंने, हम लोग यहीं के यहीं बैठे रहे। ठीक है, आप लास्ट सवाल है मेरा, बहुत लंबी बातचीत हो गई हमारी। आप आचार्य रजनीश के साथ आपका एक एसोसिएशन रहा जिन्हें दुनिया ने ओशो के नाम से जाना। एक मिसकंसेप्शन जो लोगों के दिमाग में ओशो के बारे में है आज, आप कुछ बता पाएं? मास्टर ने हमें सिखाया कभी मुझे डिफेंड मत करना, जितना कंट्रोवर्सी होगी होते रहने दो, यू कैन हेट मी, यू कैन डिस्पाइज मी, बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। उन्होंने जो बात कही वो सनातन बात कही, उन्होंने जो बातें कही वो फॉरएवर बात कही, उन्होंने जो बात कही वो यूनिवर्सल ट्रुथ्स बनी। उन्होंने, हाँ, कड़वी बहुत लगी, हमें भी लगी जब उनके पहले डिस्कोर्सेस सुने, लेक्चर सुने, हमें कहा यार ये आदमी कैसे, ये तो क्रिटिसाइज ही करता रहता है सब लोगों को, ये तो सब लोगों को देखो, ये तो इसको भी उसको भी, मतलब जो भी है, तो ये तो पूरी दुनिया ही ऐसा लगता है कि वो है। लेकिन वहीं उसी मंथन से, उसी सैलाब में से, उन्हीं फ्लड वाटर्स में से समझ आता है कि आप फिर कैसे ड्राई क्लीन होकर बाहर निकलते हो। सो मिसकंसेप्शंस मुबारक हूँ, मैं तो समझता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं वैसे तो लोगों को बताता नहीं, लेकिन मेरे बगल में भी लोग बैठे होते हैं, अरे पता है ओशो ऐसे था, आश्रम में वहाँ ये होते थे, वहाँ लोग नेकेड रहते थे, लोग कपड़े नहीं पहनते थे। फिर मैं कभी कभी हंसी आती है, ठीक है, हम तो उसी ज़माने की उपज हैं, सो हम लोगों ने तो सब अपने साक्षात अपनी आँखों से देखी हैं चीज़ें। आई समहाउ डोंट फील लाइक डिफेंडिंग और काउंटरिंग। और बहुत सारे मेरे मित्र हैं, वो ऑनलाइन जाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, काउंटर करते हैं। अभी श्री श्री रविशंकर जी ने कुछ कहा, उन्होंने कभी सदगुरु जी के लिए कहा, कभी कुछ कहा, कि बहुत सारे एक दूसरे के लिए, मार्केट है भाई, बाजार है, बाजार में तो सब एक दूसरे को, है ना। जब तक आप मेरा शैम्पू आपकी शैम्पू से अच्छा नहीं बोलोगे तो मेरे पास लोग कैसे आएंगे। तो इट्स ओके, इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी। ये भी चीज़ हमने आश्रम में सीखी, इट्स ओके, इट इज़ ओके, है ना, टू हैव एन ओपिनियन इज ओके। सो आई वुड नॉट लाइक टू डिफेंड माई टीचर, मैं उनको अपना आचार्य जी बोलते हैं, आचार्य का मतलब टीचर होता है। सो आई थिंक ही इज़ व्हाट ही इज़। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि हम आचार्य जी के आश्रम में जाके, ओशो आश्रम में जाके ध्यान सीख लें। मैंने कहा मत करो, बड़े बुरे फंसोगे, अगर समझ आ गए तो बेटा बहुत लंबे जाओगे फिर, है ना, तो मत जाओ। आप बहुत सारे और हैं मार्केट में गुरु, उनके पास जाइए, है ना। तुमको बहुत ज़्यादा अंदर से तलब हो रही है तो मैं कुछ 2 किताबें दे देता हूँ, कुछ डिस्कोर्सेज आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ, लिंक्स, वो सुन लीजिए, उसी में तृप्ति हो जाए तो बढ़िया है। क्योंकि अगर ध्यान में गए, अगर वाकई उनको समझना शुरू किया तो बच्चों फिर तो वापस नहीं आ पाओगे, है ना, बिकॉज देयर इज़ नो यू टर्न। एंड दीज आर यूनिवर्सल चीज़ें हैं, ये बहुत गहरी, उन्होंने जो परंपरा के अगेंस्ट भी बातें कही, लोग कहते हैं धर्म के अगेंस्ट, वो बेसिकली हमको अवेयर कर रहे हैं, वो हमें सचेत कर रहे थे, वो हमें जगाने की कोशिश कर रहे थे, वो हमें पिंच करने की कोशिश कर रहे थे, तुम सोए हुए हो, जागो। वो किसी चीज़ को भी गुड या बैड नहीं कहते थे। वो एक डिस्कोर्स में गुड बोलेंगे, दूसरे केस में, दूसरे ही डिस्कोर्स में उसी टॉपिक को वो बैड बोल देंगे। तो हम कहते हैं ये क्या बात बनी, वो कहते हैं यही तो है, लाइफ इज पैराडॉक्स, लाइफ इज 2 साइड्स ऑफ द कॉइन, लाइफ इज डे एंड नाइट, लाइफ इज ग्रे मैटर भी है, वाइट मैटर भी है, लाइफ इज डार्क एनर्जीज भी हैं, अच्छी एनर्जी भी है। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम कैसे इस चीज़ को समझते हो ना। तो वो डोमेन अलग है सर, वो डायमेंशन अलग है। उस चीज़ को तो लोग
बस मैं रिक्वेस्ट करूँगा लोगों को कि ओशो के चक्कर में मत आओ, आपके बस की बात नहीं है। हाँ, और जिसको आना होगा वो तो आके ही रहेगा, है ना? बाकी हैं मार्केट में बहुत लोग हैं, बाज़ार में बहुत लोग बैठे हैं, उनके पास जाइए, वो आसान है, जल्दी-जल्दी फर्स्ट क्लास समझ भी आ जाता है आपको ये, क्यों ये बहुत गहरी बातें हैं। गहरी बातों को छोड़ दो, अभी छोड़ो, कभी अगले जन्म में देखना आप। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस लवली कन्वर्सेशन सर। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी आपकी बात समझ आई होगी, और लास्ट में यही कहना चाहते हैं कि जो मुझे समझ आया कि अपने अपने सनातन को, सही सनातन को पहचानने की ज़रूरत है। और जैसा कि प्रेम परिवर्तन जी ने कहा कि सनातन सही मतलब में, सही अर्थों में मतलब है अपना पेड़, अपनी ज़मीन यानी मिट्टी, अपना जल, अपनी अग्नि, इसको पहचानना और इसका संरक्षण करना, इसको प्रदूषित होने से बचाना। तो डेली लाइफ में भी, अपनी रूटीन में भी हमें इस सनातन को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अगर ये अनकंटेमिनेटेड रहेगा, ये शुद्ध रहेगा, तो हमारा जीवन शुद्ध रहेगा, हमारे जीवन में सस्टेनेबिलिटी आएगी, और ये पूरा जो प्लेनेट है ये भी सस्टेनेबल रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा, और बातचीत अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और एक्सप्रेस कैफ़े चैनल को यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग इसमें और अलग अलग तरह के लोगों से भी बातचीत करेंगे, और ये पॉडकास्ट का सिलसिला चलता रहेगा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। Thank you. It was a pleasure talking to you. Thank you.